सबसे पहले मैतीज को ये बोलना बंद करना पड़ेगा कि नहीं, कुकी तो इस देश में बाहर से आए हुए हैं या यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। कुकीज ने सर लड़ाई लड़ी है कम से कम 3 से 4 इस देश के लिए। वर्ल्ड वार 1 में कुकीज ने अपने 125 गांव जला दिए थे ब्रिटिश ने उनको। अब मैं कुकीज के लिए भी यही बात कहना चाहूंगा, आपको समझना पड़ेगा, यू आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नेशन। मणिपुर सेल्फ भारत के लिए ज्योग्राफिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? नॉर्थ ईस्ट इज द गेटवे। उस गेटवे का जो मेन गेट है ना, वो मणिपुर है। जो मणिपुर में हो रहा है, मोर देन एनीथिंग एल्स, दिस इज अ ड्रग प्रॉब्लम। इतनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे मणिपुर में ये ड्रग प्रॉब्लम कि आधी से ज़्यादा इकोनॉमी इस पे चलने लग गई है। म्यांमार के साथ मणिपुर का जो बॉर्डर है वो एकदम खुला हुआ बॉर्डर है। बर्मा इज कनेक्टेड विद गोल्डन ट्रायंगल विच इज हब ऑफ ड्रग्स। कि नॉर्थ ईस्ट के जो बॉर्डर एरियाज है ना, वहाँ पे टेरेन इज वेरी वेरी टफ। वहाँ के जो जंगल है ना, वो इतने थिक हैं कि विजिबिलिटी 2 मीटर की भी नहीं है। जो मणिपुर गवर्नमेंट थी वो क्रैकडाउन कर रही थी जो हिल ट्राइब्स है उनके ऊपर, बिकॉज दे वर ग्रोइंग ओपीएम। इज दिस ट्रू इन एनी मैनर? सर, मणिपुर में ओपीएम ग्रो होता है, नो डाउट, कोई इसको झुठला सकता नहीं है। चाइना का हमेशा एक एजेंडा रहा है कि अगर किसी कंट्री को काउंटर करना हो तो वहाँ पे दे डिप्लॉय देयर पीपल। चाहे आप यूएस की बात ले लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात ले लें। ऑस्ट्रेलिया को तो इन्होंने अंदर से खोखला कर दिया है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मोरे टाउनशिप है मणिपुर में, उसके अगेंस्ट में एक तमू टाउनशिप भी है जो कि बर्मा के अंदर है। उस तमू टाउनशिप के अंदर 80% ऑफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय चाइनीज पीपल। नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, इट इज क्रिएटेड बाय आवर ओन पीपल। एक स्पेशल नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि हमें तो अलग स्टेट चाहिए, हम या फिर गवर्नमेंट हमारे राइट्स को सप्रेस कर रही है, हम तो माइनॉरिटी में हैं। ऐसे एजेंडाज को लेके चल रही हैं। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है मेजर भरत। मेजर भरत पोस्टेड थे मणिपुर में विद असम राइफल्स। मणिपुर में पिछले 1-2 साल से जो भी चीज़ें हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ही ज़्यादा सैड है। देश में एक ऐसा स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे सिविल वॉर जैसा सिचुएशन बन गया था। पर इसके पीछे रीजंस क्या थे? मेजर भरत ने हमें आज के इस कॉन्वर्जेशन में यही सब कुछ एक्सप्लेन किया है, बिकॉज ये पोस्टेड थे वहाँ पे ऑन ग्राउंड। इनफैक्ट मेजर भरत ने हमें ये भी समझाया कि मणिपुर को स्टेबलाइज करने में या उसे डिस्टेबलाइज करने में म्यांमार और बांग्लादेश का क्या हाथ होता है। दिस कॉन्वर्जेशन विल ओपन योर आइज, क्योंकि ऐसी चीज़ें आज इसमें आपको पता चलने वाली है जो आज तक भारत के लोगों को नहीं पता थी। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दिस कॉन्वर्जेशन नीड्स टू रीच टू मास पीपल। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अपने थॉट्स हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्जेशन इन 3, 2, 1। मेजर भरत सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। थैंक यू सर। दिस इज़ अ ह्यूज ऑनर फॉर मी कि मैं आपको आज यहाँ पे होस्ट कर पाया। थैंक यू। क्योंकि आपके कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम 2-3 पॉडकास्ट कर रहे हैं आज, बट जो पहला पॉडकास्ट है दैट इज़ अबाउट मणिपुर एंड मणिपुर में क्या हो रहा है। एंड आपसे जानना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ग्राउंड रियलिटी वहाँ पे देखी है जी। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं मुंबई में बैठा हूँ। कुछ लोग मेरे जैसे ही जो एसी कमरों में बैठे रहते हैं अपने पूरे दिन, दिल्ली में रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं, चेन्नई रहते हैं, हैदराबाद रहते हैं, जयपुर रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर हो जाता है। कभी कभी जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का वो पार्ट है, बट स्टिल ऐसा लगता है कि हमारे देश का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में ही वो नहीं आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके लिए शायद हम भी उतने ही जिम्मेदार है जितना मीडिया जिम्मेदार है। बिल्कुल, क्योंकि हमने भी कभी कोशिश नहीं की उस जगह के बारे में जानने की। और रीसेंट पास्ट में नॉर्थ ईस्ट का नाम बहुत ज़्यादा आगे आने लगा मीडिया में भी, क्योंकि मणिपुर में कुछ हुआ। बट ये बात वहीं तक सीमित हो गई कि मणिपुर में कुछ हुआ, क्या हुआ किसी को अब भी नहीं पता। तो ग्राउंड रियलिटी से स्टार्ट करते कि एग्जैक्टली वहाँ पे हो क्या रहा है, वाई इज़ मणिपुर बर्निंग। तो ये जो कुकी मेती का एक पूरा वहाँ पे एंगल है, एक ड्रग्स का एंगल है, एक वेपन्स का एंगल है, एक पॉलिटिकल एंगल है, सब कुछ एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्टली आप ये बताइए कि वहाँ पे व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। Okay, sir. Thank you for inviting me, all of us. And with your permission, if we can dedicate this podcast to one of the officer. Sure, sir. And when I was in training, so he was my understudy.
I'm talking of short service course number 98. His name was Captain Aniket Rampal. So he was my understudy, but we lost him at very early stage. He passed so away just after I think 2 years of service. So he is very close to my heart. कोई कुछ भी बोले, कुछ भूल जाए उसको, मैं उसको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता. उम्र में वो मेरे से 4-5 साल बड़ा था, लेकिन वो छोटे भाई की तरह, बिकॉज ही वॉज माई अंडरस्टडी, तो वो मेरे दिल में रहेगा. जी. अब टॉकिंग अबाउट मणिपुर, मणिपुर मेरे दिल के करीब इसलिए है, अगर मैं आपको बात बताऊं कि मैंने पढ़ाई अपनी की, स्कूलिंग की असम राइफल पब्लिक स्कूल से. तो वहाँ पे जो मेरे गार्जियन, 2 गार्जियन थे, उनमें से एक मणिपुरी मैती थे. Okay. वो हर संडे को आके मुझे समझा के जाते थे कि बेटा देखो, हमने तो ज़िंदगी निकाल दी है इसमें, झाड़ जंगलों में घूम घूम के आप पढ़ो और आप अफसर बनो. तो उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है. सेकेंडली मैं इसलिए एसोसिएटेड हूँ मणिपुर से, और मेरे फादर के तो बहुत क्लोज है हार्ट में मणिपुर, क्योंकि जब मैं पोस्टेड था वहाँ पे मणिपुर में, तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जो 20 साल पहले मेरे फादर के साथ जिन्होंने काम किया या देखा उनको, वो उनकी बात करते थे. और अगर मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूँ कि एक गांव में मैं ऐसे ही जा रहा था, तो ऐसे ही डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे ही यूनिट पोस्टेड थी. तो मैंने उनको मेरे फादर का नाम बताया, इंट्रोडक्शन दिया, तो उन्होंने बताया हाँ मैं उनको जानता हूँ. सर बिलीव यू मी, मैंने उनकी वीडियो कॉल कराई, दे लिटरली स्टार्टेड क्राइंग. मेरे फादर इधर से बोलते हैं अरे गला कैसे हो, गला मीन्स कि असम राइफल्स में गला बोलते हैं दोस्त को, कि गला कैसे हो. वो उधर से बोल रहे हैं अरे फौजी भैया कैसे हो आप. तो हमारे तो मणिपुर इतने क्लोज बसता है, और हम क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट सर्व भी किया है, तो मैं वहाँ की सिचुएशन समझता हूँ, और पहले भी मैं एसोसिएटेड था. अब मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ सर, कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने मणिपुर में जो लोग रह रहे हों उन भाइयों से, कि सबसे पहले मैतीज़ को ये बोलना बंद करना पड़ेगा कि नहीं, कुकी तो इस देश में बाहर से आए हुए हैं या यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट नहीं है. आप एक बात बताइए, अगर मणिपुर का किंगडम आधे बर्मा को कवर करता था और वहाँ पे सालों साल तक राज किया है मणिपुर किंगडम ने, तो ये लोग भी तो उसी मणिपुर किंगडम के उसी एरिया में रहते होंगे. बिल्कुल. तो हाउ कैन यू से कि वो नहीं थे. दूसरी बात कि अगर वो 200-300 साल से वहाँ रह रहे हैं और हिल्स में रह रहे हैं, तो आप कुकीज़ को ये नहीं कह सकते कि वो बाहर से आए हैं और ऐसे वैसे हैं. कुकीज़ ने सर लड़ाई लड़ी हैं कम से कम 3 से 4 इस देश के लिए. अगर मैं आपको बताऊं 1845 से 1871 तक उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी. अच्छा. वर्ल्ड वार 1 में कुकीज़ ने अपने 125 गांव जला दिए थे ब्रिटिश ने उनको. उनके वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में के साथ मिलकर, सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. दूसरी बात, ये तो होगी मैती जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए. अब मैं कुकीज़ के लिए भी यही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ के बासिंदे हैं, आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी. आप ये सडनली जो कभी बीच में न्यूज़ में आती है कि जोगम बन जाएगा, कभी बोलते हैं ग्रेटर कुकी लैंड बन जाएगा, ये सब आपको समझना पड़ेगा. यू आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नेशन. और जो ये नैरेटिव फैला रहे हैं, जो कोई टॉप पे बैठा है और जो कॉमन आदमी है या फिर जो इस कॉज के लिए हथियार उठा के लड़ रहा है, उसको पता भी नहीं है कि जोगम क्या है या फिर ग्रेटर कुकी लैंड क्या है. उसको कोई मतलब नहीं है. कोई बाहर से बैठ के उसको सुना रहा है कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और वो बच्चों को मोटिवेट कर दे रहे हैं और वो हथियार उठा के घूमते रहते हैं. ठीक है ना. सॉल्यूशन इज़ कि आपको बैठ के दोनों कम्युनिटीज़ को बैठ के बात करनी पड़ेगी. आज तक लड़ाई लड़के किसी का भला नहीं हुआ है. एट द एंड सॉल्यूशंस आर फाउंड ऑन अ टेबल. तो आपको बैठ के, और आप कुकी और मैती या फिर कुकी मैती ना बोल के ट्राइबल और हिल वैली बेस जो लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को इतना अच्छे से समझते हैं, उनसे बेटर कोई तीसरा आदमी आके उनकी बात नहीं समझ सकता है. दे नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड दे नो हाउ टू डील विद इट. तो उनको बात करनी पड़ेगी. नहीं तो एक कहावत होती है बंदर बाट वाली, कि आप दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, कोई तीसरा आदमी आपको लड़वाता रहेगा और वो आपका भी हिस्सा खा जाएगा और उनका भी हिस्सा खा जाएगा और वो चल देगा. फिर आप एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते रहेंगे कि ये हमारे साथ क्या हुआ. राइट. और उसमें नुकसान तो पूरे देश का होगा. उसमें नुकसान पूरे देश का ही नहीं, सबसे पहले तो उनका खुद का होगा. करेक्ट. वो तो होगा ही, है ना सर. और दोज पीपल आर वेरी काइंड सर. मणिपुर के लोग बहुत ही काइंड हैं. दे जस्ट नीड होप. एंड होप स्टैंड्स फॉर H फॉर होप, O for opportunity, P for possibilities in their life, and E for equality. कि भाई हमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी
देश में भी मिलनी चाहिए, जो काम कर रहे देश उसमें भी मिलनी चाहिए, और हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे. एंड मणिपुर हैज़ गिवन लॉट ऑफ थिंग टू दिस कंट्री. चाहे आप स्पोर्ट्स में बात करें, चाहे आप किसी भी तरह की बात करें, दे आर, हाँ सर, वो 600 किलोमीटर का फोर फ्रंट संभाल के बैठा है वो स्टेट, है ना. तो वो दे आर नो लेसर देन एनीवन. राइट. अब मैं बताता हूँ आपको कि प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे. और ये प्रॉब्लम उनकी सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की है. हाई कोर्ट से शुरू हुआ था, हाई कोर्ट के जजमेंट. हाँ, हाई कोर्ट के जजमेंट से शुरू हुआ. पहले भी आपस में थोड़ा सा वो लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये तो वैली बेस्ड हैं, ये हिल ट्राइब्स हैं. वो डिस्टिंग्विशन हमेशा से रहता था उन दोनों के बीच में. तो क्या हुआ कि मई 2023 में हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया. उसमें पहले से कोई प्ली लगाई होगी, PIL होगी, कि जो वहाँ की मैती कम्युनिटी है उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए. राइट. 1949 में जब मणिपुर का मर्जर हो गया था इंडिया में, तो उस टाइम पे जो उस टाइम किंग थे, उनका नाम राजा बुद्धा चंद्रा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उन्होंने बोला था कि मणिपुर मर्ज हो रहा है, लेकिन मैतीज़ को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला. मणिपुर को तो स्टेट ही 1972 में रिकॉग्नाइज कराया गया. तो उस टाइम पे शेड्यूल ट्राइब का कोटा मैतीज़ को नहीं मिला. वो ये डिमांड बार बार उठती रही. सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कई बार उसको रिवाइज़ किया, 2001 में भी किया, और आई थिंक 1995 में भी एक बार शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मैतीज़ को देने की कोशिश की, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हुआ. अब क्या होता है कि मई 2023 में जब हाई कोर्ट ने ये बोला अपने ऑर्डर में कि आप उनके असेंबली को, उनके जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उनको, कि आप अगर आपको स्टेटस चाहिए शेड्यूल ट्राइब का मैतीज़ के लिए, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगी, बिल प्रेजेंट होगा, उसके थ्रू आप कर सकते हैं. तो इसी पे पहले स्टूडेंट्स ने थोड़े प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, और फिर वो बाद में एक दो ऐसी इंसिडेंट्स इरप्ट हुई कि एक ग्रुप वालों ने दूसरे ग्रुप के जो लोग वहाँ बासिंदे थे, लोकल लोग रहते थे, वहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर दिया. और फिर वो वहाँ से ऐसा फ्लेयर हुआ कि फिर उसके बाद मणिपुर शांत हुआ नहीं है. बीच में बहुत बहुत हीनियस टाइप के हमें सिचुएशंस देखने को भी मिली, जहाँ पे एक कोई लेडी है, उसको बेचारी को एकदम न्यूड परेड किया जा रहा है. कहीं किसी दूसरे ट्राइब ने एक ट्राइब के लोगों को मतलब लिटरली मार के और उनकी बॉडी को बहुत बुरी तरह से म्यूटेट कर रहे हैं, और फिर उसकी वीडियोस बना रहे हैं. तो ये वहाँ से शुरू हुई और तब से शुरू ही है. मैं एक चीज़ सिर्फ आपसे यहाँ से छोटी सी पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मैतीज़ मतलब कंस्टिट्यूट किससे करते हैं एंड कुकीज़ किससे कंस्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, तो सर हम इसके बारे में बात करते हैं. मैतीज़ क्या है, वैली में रहते हैं. राइट. और वैली जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है मणिपुर का, उसका लगभग 10-12% जोग्राफिकल लैंड मास है. राइट. मैतीज़ हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और वहीं पे रहते हैं वैली में. दूसरी तरफ हैं हिल ट्राइब्स. हिल ट्राइब्स में कुकी भी हैं, कुछ जाऊ भी हैं, कुछ नागा भी हैं. ये हिल ट्राइब्स टोटल जो लैंड मास है उसके 90% को डोमिनेट करते हैं. राइट. इंडिपेंडेंस के टाइम मैतीज़ की पॉपुलेशन थी ओवरऑल मणिपुर की पॉपुलेशन की 90%, और जो ट्राइबल थे वो लगभग 10 से 12% थे. एज ऑन टुडे अभी इनकी पॉपुलेशन ओवरऑल लैंड मास तो ओवरऑल पॉपुलेशन तो बड़ी है, लेकिन अभी जो इनकी जो परसेंटेज डिफरेंस था वैली बेस्ड पीपल और ट्राइबल पीपल के बीच में, वो अभी हो गया है लगभग 47-48% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हो गए हैं अभी ट्राइबल लोग, और 52-53 हो गए हैं वैली बेस्ड पीपल. अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई पॉपुलेशन तो मैच हो गई, लेकिन जो लैंड पे होल्डिंग थी लोगों की, कि वैली बेस्ड पीपल वर रिसाइडिंग इन 10-12% ऑफ द लैंड. मतलब 52% लोग जो है 53% एज ऑन टुडे 52-53% आर स्टेइंग इन लैंड मास ऑफ 10%, और जो बाकी ट्राइबल हैं 48-49% दे आर रिसाइडिंग इन अ लैंड मास ऑफ 90%. अब जो ट्राइबल है वो जो वैली में जो लैंड है उसको भी खरीद सकते हैं, लेकिन 1960 की एक मणिपुर लैंड रिफॉर्म एक्ट है, उसका आर्टिकल 158 ये कहता है कि कोई भी ट्राइबल आदमी अगर आप अपनी लैंड बेचेगा तो ट्राइबल को ही बेचेगा. तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मणिपुर में जो मैती कम्युनिटी है या फिर वैली बेस्ड कम्युनिटी है, उनको अब ऐसा लग रहा है कि जो ट्राइबल है वो यहाँ वैली में ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन जो नॉन ट्राइबल है वो हिल्स में जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता. तो इनके रिसोर्सेज यहाँ पे भी ख़त्म हो रहे हैं.
और पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है तो मैती वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता तो वो जाएगा कहाँ पे? करेक्ट। तो अभी ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अगर मैतीज़ को एसटी का शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाता है तो वो भी अपनी एक्सपेंड करके और लैंड को हिली एरियाज़ में खरीद सकते हैं और वही वो चाह रहे हैं। लेकिन कुकी चाहते हैं कि जो हमारी इतने टाइम से हमारे ट्राइब हैं, जो हम इस लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने इस लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, राइट। तो अगर वो करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल जो कोर्ट ने आदेश पास किया था मई 2023 में, वो फरवरी 2024 में रिट्रैक्ट कर लिया वो। हाँ, right, रिट्रीव वो भी कर लिया judgment कि ही- right। जजमेंट नहीं होगा। लेकिन तब से उसके बाद भी ये लड़ाई शांत नहीं हो रही है। इसके वो पीछे क्या रीजन है, शांत क्यों नहीं अब हो रही है? शांत इसलिए नहीं हो रही है कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में अभी मिसअंडरस्टैंडिंग तो पहले ही हो गई थी, और अभी दोनों को ऐसा लगता है कि अगर मैं मेलो डाउन हो जाऊंगा तो दूसरा हावी हो जाएगा। चाहे अगर कुकी ने बोला कि नहीं नहीं वी आर गोइंग फॉर पीस, तो मैती बोलेगा कि देखो हमने तो कर लिया इनको सीधा। अगर मैती बोलेगा कि नो वी वांट पीस, तो कुकी बोलेंगे कि हमने इनकी बात मनवा ली। Correct। तो नाउ अब दोनों में ये प्रॉब्लम हो गई है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा ही उनके थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली भी बात आ गई है कि नहीं कोई भी वी विल नॉट लेट इट गो। राइट। तो ये अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और लोगों को समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो, बोथ कम्युनिटीज़ हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा आदमी आके वो बंदर बाट वाली कहानी कि आपका भी छीन ले उनका भी छीन ले। कोई तीसरा पर्सन कैन बी कोई एक्सटर्नल एजेंसी हो सकती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है, कोई थर्ड कंट्री हो सकता है जो बीच में इंटरवीन करेगा। एट द एंड एज यू आर अवेयर सर, कोई भी ऐसी लड़ाई हो एट द एंड मरता है कॉमन आदमी। जो गरीब आदमी है वही हथियार भी उठाता है, जो लीडर बनता है वो हथियार नहीं उठाता है कभी भी। जिसके हाथ में हथियार थमाया जाता है, चाहे वो जान के थमे उस हथियार को या फिर उसको भुला फुसला के थमा जाए, वो गरीब आदमी के हाथ में थमाया जाता है और मरता भी वही है और सफ़र भी वही करता है। दिस हैज़ टू स्टॉप। बोथ कम्युनिटीज़ हैज़ टू रीच अ कंक्लूजन जहाँ उनको बैठ के और उनको अपनी प्रोग्रेस की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और उनको तीसरा आदमी आगे कैसे उनको बेहतर तरीके से समझ सकता है। सालों साल से दोनों कम्युनिटीज़ एक साथ रह रही हैं, है ना, एंड बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर, बोथ आर इंटीग्रेटिंग ईच अदर्स एफर्ट, तभी तो मणिपुर आगे प्रोग्रेस कर रहा है और करेगा भी आगे। तो दे हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। बाद में कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है, स्टेट गवर्नमेंट ने ये करता है, दिस कैन फॉलो। आपने एक वो कंटेंट क्रिएटर है समदीश भाटिया, उनका वीडियो देखा है? वो मणिपुर में जाके मतलब उन्होंने कवर किया है, लाइक ही इज़ अ जर्नलिस्ट, बट वो खुद को जर्नलिस्ट नहीं कहते, वो कंटेंट क्रिएटर कहते हैं जी। पर वो मणिपुर गए थे, वो वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने दोनों साइड के लोगों से बात की। मैं वही देख रहा था कि मतलब एक बाप है जो अपनी बेटी से कितने महीनों से अब मिल नहीं पाया है, एक माँ है जो अपने पूरे परिवार से दूर कहीं पे अब उसे रहना पड़ रहा है, एंड एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू दैट टर्मोइल। क्यों? क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है जिसे अब सॉल्व करने के लिए दोनों ही साइड्स जो है रेडी नहीं है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक को लगेगा कि वो हावी हो गया दूसरे के ऊपर। तो इसका एक व्हाट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ सोल्यूशन कि गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एंड एक अगर प्यार से बात नहीं मनाई जा सकती है तो थोड़ा स्टॉन्च हैंड लेके दोनों को साथ में बैठा के बात मनवानी पड़ेगी, वैसा कुछ करना पड़ेगा। सर जो हम आयरन फिस्ट या फिर ऐसी बातें करते हैं, तो एट द एंड दे आर पीपल ऑफ दिस कंट्री। श्योर। भारत देश के बासिंदे हैं वो, ठीक है। हम कोई ऐसी फोर्स यूज़ करके कि 50 उसके मार दिए, 100 उसके मार दिए, वो सॉल्यूशन नहीं है, और वो टेम्परेरी भी वो सॉल्यूशन काम नहीं करेगा, बिकॉज बोथ पार्टीज आर आर्म्ड। दोनों ने हाथ में हथियार उठा रखे हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ये कहना है कि एक कुकी अगर इम्फाल वैली में रह रहा है और वो 50 साल से रह रहा है, वो वहीं पे पला बड़ा है, तो उससे ज़्यादा कौन समझ सकता है उस एरिया को। करेक्ट। एक मैती जो उस एरिया में रह रहा है, बाकी लोगों के साथ घूम फिर रहा है, उसके दोस्त भी होंगे। मैनी कुकी पीपल विल हैव फ्रेंड्स हु आर मैती, मैनी मैती पीपल विल बी देयर हु आर फ्रेंड ऑफ कुकी पीपल। तो उनको आपस में तीसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है। और बिलीव यू मी सर, अगर दोनों कम्युनिटीज़, दोनों पार्टीज़ आज डिसाइड कर लें कि नहीं वी हैव टू स्टॉप दिस, और हमें अपने बच्चों के फ्यूचर को देखना है, हमें मणिपुर के डेवलपमेंट को देखना है, तो ये लड़ाई आज से शाम से पहले रुक जाएगी। पर ये रुक तो नहीं रही है ना, क्योंकि दोनों साइड समझ ही नहीं रहे हैं इस चीज़ को। अब वही है, या तो दे आइडेंटिफाई ए थर्ड पर्सन, जो जिनको विश्वास हो दोनों पार्टीज़ को कि हाँ ये हमारे दोनों के कस्टम, ट्राइब, ट्रेडिशन को समझते हैं, ये हमारी वैल्यूज़ को समझते हैं,
और फिर एक आइडेंटिफाई हो सकता है कि सॉल्यूशन की ही इज़ द मीडिएटर, और इस मीडिएटर की हम बात मानेंगे एंड दैट मीडिएटर शुड बी रिस्पेक्टेड बाय बोथ कम्युनिटीज़। दोनों को टेबल पे बैठा के और तभी सॉल्यूशन निकलेगा। अब इंडिपेंडेंटली कुकी कितना भी आके और किसी भी पार्टी के कितने भी लीडरों से मिल ले, सॉल्यूशन इज़ नॉट गोइंग टू कम। कैन दिस थर्ड पर्सन, मतलब जो जिसकी आप बात कर रहे हो कि दोनों ही साइड्स को उस पर ट्रस्ट हो, ये आर्मी से कोई हो सकता है या आर्मी इन इटसेल्फ एज एन इंस्टीट्यूशन हो सकता है? क्योंकि जब हम असम राइफल्स को भी देखते हैं तो जिस तरह से उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन है कि कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, अगर उसी को एक एग्जाम्पल लिया जाए एंड उन्हें बताया जाए कि अगर आर्मी के अंदर हम इतने अच्छे से रह सकते हैं साथ में, तो एक सोशल स्ट्रक्चर में क्यों नहीं? नहीं सर, मतलब बात ये है कि पहले तो आर्मी या आर्म फोर्सेस आर नॉट मैंडेटेड टू डू नेगोशिएशन बिटवीन टू पीपल। या तो वो खुद दोनों पार्टीज मिलके एक पैनल बनाए, एक आदमी की जगह 10 लोगों का पैनल हो सकता है। होम मिनिस्ट्री ने तो जब ये शुरू में ये इंसिडेंट हुई तब उन्होंने एक पीस कमेटी बनाई भी थी 50 लोगों की, लेकिन वो पीस कमेटी की आज तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। सच तो ये भी है, उस कमेटी में अलग अलग एक्सपर्ट डाले थे, अलग अलग फील्ड के, जो उस एरिया को समझते हैं, लेकिन उसकी आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है पीस कमेटी की। दीज पीपल हैव टू क्रिएट अ कमेटी कि मैती बोलें कि हमारी तरफ से ये 2-3-4 रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुकीज़ अपना बताएं कि ये हमारे 2-3-4 रिप्रेजेंटेटिव है, एंड एकदम ठंडे दिमाग से इनको बैठ के एंड दे हैव टू आइडेंटिफाई ए सोल्यूशन एंड देन प्रपोज इट टू द गवर्नमेंट्स। अगर गवर्नमेंट को प्रपोज कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है? तो सॉल्यूशन तो शाम से पहले हो सकता है। बहुत मतलब वो वाली बात है कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, सालों से एक साथ रह रहे हैं और आगे भी हमें साथ ही रहना है। ना तो कुकी मणिपुर से बाहर जा रहा है कहीं पे भी, और ना कोई जोगम बन रहा है। सबको ये बात समझनी पड़ेगी, है ना सर? तो अगर साथ रहना ही है तो लेट्स ज्वाइन हैंड्स टुगेदर एंड थिंक ऑफ आवर डेवलपमेंट। तो सॉल्यूशन तो वही निकाल सकते हैं आपस में। अगर आप तीसरी पार्टी में जाएंगे कि नहीं हम आज उस मिनिस्ट्री में मिल के आए हैं, आज हमने उस मिनिस्टर को प्रपोजल भेजा है, तो ये प्रपोजल खेलते रहेंगे और कुछ नहीं होगा इसमें। पर ये जो अब जैसे फॉर एग्जांपल KNO है विच इज़ कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या UPF है यूनाइटेड पीपल फ्रंट, इन्हीं गवर्नमेंट से भी कोई मतलब स्टाइपेंड वगैरह जैसा कुछ मिलता है टू ड्रॉप देयर वेपन्स या कुछ ऐसा? सर KNO एक तो इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। जो आप वेपन्स की बात कर रहे हैं तो उसका, और UPF ऑल्सो इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। जो इनकी आर्म्ड विंग्स हैं, KNO की है KNA और UPF की है UKLF। तो इन दोनों को क्या है कि 2008 में गवर्नमेंट के साथ इन्होंने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन साइन कर दिया था कि these कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स विल नॉट फाइट अगेंस्ट इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन स्टेट में मशीनरी। तो उसके बाद क्या किया है कि गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बना रखा है कि इनको डेडिकेटेड लोकेशंस दे रखी हैं कि ये आपकी लोकेशन है, ये आपका कैंप है। जो आपके रिक्रूट्स हैं या फिर जो आपके ग्रुप में जो लोग हैं वो इसी कैंप में रहेंगे। अगर बाहर जाएंगे तो उनको कुछ पावर्स दे रखे हैं कि प्रॉपर उनकी लीव स्लिप बनेगी। अगर बाहर कोई मांगेगा कि आप अगर इस ग्रुप से एसोसिएटेड हैं तो आपकी लीव सर्टिफिकेट कहाँ है, यहाँ कैसे घूम रहे हैं, तो वो उस ग्रुप के लोग वहाँ उस लोकेशन में ही रह सकते हैं और उनके जो भी वेपन है वो उस लोकेशन में ही रह सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ स्टाइफन देती है उनको, आई थिंक अभी 5,000 रुपये पर मंथ एवरी पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विद दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स, तो उनको दिया जाता है। पर ये मतलब आपके अकॉर्डिंग ये सही है कि वेपन ना उठाने के लिए अगर आप स्टाइपेंड दे रहे हो तो इजंट दैट इन अ वे पूरे जहाँ वहाँ पे जितने भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, जितने भी आर्म्ड यूनिट्स है, उन्हें ये कहना कि अच्छा चलो तुम अगर वेपन उठा लोगे तो एटलीस्ट तुम्हारे पास में ये एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि तुम गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हो वेपन को वापस रखने के लिए? सर ग्राउंड रियलिटी तो बहुत अलग होती है। जो लोग, जिन लोगों को कैंप में रहना चाहिए वो कितने कैंप में रहते हैं और कितने बाहर घूमते हैं, ये भी एक सोचने की बात है। वो कैंप के नाम से, क्योंकि उसके पास हथियार है और देयर आर 100 वेज एंड मीन्स कि उस कैंप से वो बाहर निकल के और अपना हथियार बाहर दिखा के किसी को डरा धमका के पैसे लेके एक्सटॉर्शन कर सकता है, वो भी सच है। इस बात में कोई शक सवाल नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट की इंटेंट है कि इन लोगों को पैसे दे के हथियार, गवर्नमेंट का जो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये है कि स्लोली दे शुड बी ब्रॉट इनटू मेन स्ट्रीम, कि इनको हथियार अभी ये है कि तो नेक्स्ट स्टेप ये हो सकती है कि भाई अभी आप अपने हथियार जमा कराओ, यू आर गिवन इनफ अपॉर्चुनिटीज एंड नाउ यू आर पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी है वो बहुत अलग होती है। जो अगर एक कैंप में 20 लोग रहते हैं तो ये सोचने की बात है कि उसमें 20 रहते होंगे या नहीं रहते होंगे।
अगर हथियार वहाँ रहते हैं तो, क्योंकि वैसे उन मैंडेटेड हैं, जो लोकल मशीनरी है वहाँ की, स्टेट पुलिस है और एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस कैंप को जाके चेक करता है, उनकी अटेंडेंस रजिस्टर चेक करता है, ये करता है। लेकिन फिर ये सोचने की बात है कि वो कितनी लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो होता होगा। अगर मैंने एक लीव स्लिप ले ली, उसमें डेट खाली छोड़ दी, और मैं उस ग्रुप इंसर्जेंट ग्रुप से एसोसिएटेड हूँ, मैं बाहर घूम रहा हूँ कहीं पे भी, कोई मांगेगा कि हाँ दिखाओ लीव स्लिप, मैं दिखा दूंगा। और मैंने 5 लीव स्लिप डाल ली अलग अलग डेट की, कि मैं इतने 10 तारीख से 15 तारीख तक छुट्टी पे हूँ, 16 तारीख से 21 तारीख तक छुट्टी पे हूँ, 5 लीव स्लिप डाल दी, और मैं बाहर घूम रहा हूँ, जो दिखाएगा, जो फिट होगी वो दिखा दूंगा। उसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे? तो ऑब्जेक्टिव तो यही है। एट द एंड सर इट कम्स टू कि जो पॉलिटिकल इंटेंट है वो कितनी स्ट्रांग है। पॉलिटिकल इंटेंट होगी तो शाम से पहले सारे हथियार आ जाएंगे, पॉलिटिकल इंटेंट होगी तो शाम से पहले सारा जितनी जो लड़ाई चल रही है वो सब खत्म हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑब्जेक्टिव यही था इन लोगों को ऐसे रखने का कैंप्स में, कि स्लोली दे शुड बी ब्रोट इनटू मेन स्ट्रीम, धीरे धीरे करके, एंड देन इनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाए, जो कि अभी भी हुआ नहीं है। राइट अभी भी वो लोग कैंप में ही रह रहे हैं, अभी भी वो ऐसे ही घूम रहे हैं फर्जी लीव सर्टिफिकेट लेके, अभी भी वो एक हथियार अंदर जमा कर दिया और दूसरा सेम नंबर का हथियार लेके बाहर घूमते रहते हैं। इसमें कोई छुपाने की बात है नहीं। ओके मुझे बिफोर हम और बात करें जो ड्रग इश्यूज वगैरह है उसके बारे में, बट मणिपुर इन इटसेल्फ भारत के लिए जोग्राफिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो एक्सप्लेन करिए पहले। सर मणिपुर इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये मेरे से ज़्यादा वहाँ के लोगों को जानना ज़रूरी होगा, कि मणिपुर की डेवलपमेंट के बिना जो इंडिया की गवर्नमेंट की एक्टिस्ट पॉलिसीज़ हैं वो काम करेंगी नहीं। नॉर्थ ईस्ट इज़ द गेटवे, और मणिपुर उस गेटवे का जो मेन गेट है ना, वो मणिपुर है। स्ट्रेटेजिकली इसलिए इम्पोर्टेंट भी बन जाता है मणिपुर, बिकॉज इट इज़ शेयरिंग ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर विद बर्मा। और बर्मा हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हमें अपने देश में सुख शांति रखनी है तो बर्मा के बॉर्डर के अलोंग हमारा कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पोरस बॉर्डर, एकदम खुला बॉर्डर है। Correct. और बर्मा में पहले ही टर्मोइल चल रही है। इसके अलावा जो हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ से, आपने पहले न्यूज़ भी सुनी होगी कि एक बस सर्विस शुरू होने जा रही है दिल्ली से और लंदन तक। ये सब कहाँ से जाती है? बस सर्विस वहीं से जाती, मणिपुर से और मोरे टाउनशिप के थ्रू होके जाती है वो बस सर्विस। जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बनेगा, वो सब यहीं से क्रॉस हो रहा है। इसलिए स्ट्रेटेजिकली मणिपुर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और पुश किया जाए और बिल्ड किया जाए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अगर उसके थ्रू में और मणिपुर से जाके और मैं म्यांमार के थ्रू अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चाहे वो मेरा बिजनेस का हो, चाहे मेरा सेफ्टी सिक्योरिटी का हो, तो वो मैं अपना कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। और बर्मा इसीलिए भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नीचे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बन रहा है, तो मेरे को तो वहाँ पे मणिपुर अगर स्टेबल होगा और अगर मेरी कनेक्टिविटी वहाँ से, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी वहाँ तक पहुँच जाती है, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। स्ट्रेटेजिकली तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर कल को ऐसी इंसिडेंट होती है, कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व होता है, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मूव कर सकता हूँ मैं, और उसी से मैं अपना जो फ्यूचर का मैं एक्सेस खोलना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ। तो इट विल बी अ गेटवे फॉर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस और इंक्रीजिंग और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विद साउथ एशियन कंट्रीज। इसलिए वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगी। इनफैक्ट फरवरी 23, 2022 में अमित शाह का एक स्टेटमेंट भी था, कांगपोकपी नाम की कोई जगह है, कांगपोकपी, वहाँ पे उन्होंने कहा भी था कि to settle the Kuki political issue and bring a logical conclusion to the ongoing political dialogue between Government of India and UPF KNO। ये उन्होंने चीज़ कही थी। उसके बाद में मणिपुर 2022 में ही KNO और UPF ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड भी किया था बीजेपी कैंडिडेट्स को। अब जब गवर्नमेंट और ये जो KNO है, UPF है, इनके बीच में एक डायलॉग चल रहा है, तो वाई कैन नॉट देयर बी अ सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट उनसे कहे कि लेट्स सिट डाउन एंड टॉक। जो दूसरा साइड भी है उनको भी इन्वॉल्व करते हैं एंड बात करते हैं। जब आपके इतने वेस्टेड इंटरेस्ट है और सामने वाले एक साइड एटलीस्ट आपकी बात सुन रहा है, तो क्यों नहीं हम ये कर सकते वहाँ पे? सर बात ये है कि इट इज़ अ प्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि 2022 में वहाँ इलेक्शन हुए थे। KPI में अमित शाह जी गए होंगे और उन्होंने
एक रैली में ये बात बोली होगी, उसके बाद वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट भी आ गई है और बीजेपी की गवर्नमेंट में है, उसमें कुकी भी हैं और मैती भी हैं और नागा पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर रखी है। तो किस तरह की हम बात कर रहे हैं, हम और क्या सपोर्ट चाहिए पब्लिक से? हमें पब्लिक ने जिता दिया ना हमें, और हम बैठे हैं वहाँ पे। तो दिस इज़ प्योरली ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और वो फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं वो फिर वी विल हैव टू सी, राइट। हाउ इट अनफोल्ड्स वी विल हैव टू सी सर। अदरवाइज दिस स्टेटमेंट इज़ प्योरली ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, उसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। Okay. मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था विद मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, एंड उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि जो मणिपुर में हो रहा है, मोर देन एनीथिंग एल्स दिस इज़ अ ड्रग प्रॉब्लम। आपको भी सेम फील होता है ये? ड्रग प्रॉब्लम है, और नो डाउट इतनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे अभी मणिपुर में ये ड्रग प्रॉब्लम कि आधी से ज़्यादा इकोनॉमी इस पे चलने लग गई है, और बहुत सारे जो अपने आप को किंग पिन मानते हैं वो अभी इन्वॉल्व हो गए हैं। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जो म्यांमार के साथ मणिपुर का जो बॉर्डर है वो एकदम खुला हुआ बॉर्डर है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी फेंस नहीं है। तो कोई भी अगर ड्रग लाना चाहता है, बर्मा की तरफ से आती है, और आपको पता होगा बर्मा इज़ कनेक्टेड विद गोल्डन ट्रायंगल विच इज़ हब ऑफ ड्रग्स एज ऑन टुडे। गोल्डन ट्रायंगल इफ आई मे से, लाओस है, हाँ, लाओस, थाईलैंड एंड म्यांमार Right. के बीच में एक ट्रायंगल बनता है, और उसमें ये ड्रग ट्रेड शुरू होता है, और दुनिया में बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो स्टेक है तो वहाँ गोल्डन ट्रायंगल से ही उसकी ड्रग्स जाती हैं। Right. कुछ पोर्शन उसका बर्मा के थ्रू इंडिया में भी घुसता है, और इंडिया में अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ तो देर आर along Indian borders there are 3 major places. One is मोरे टाउनशिप, वन इज़ नामली एंड वन इज़ मिज़ोरम में जोराक्तर करके एक जगह है। इन्हीं 3 जगहों से यहाँ मेनली ड्रग शुरू होती है, और ड्रग एक बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव बिजनेस है, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट या बेनिफिट होता है वो कई फोल्ड ज़्यादा होता है। राइट। अगर आपने कोई 100 ग्राम की ड्रग्स बेच दी तो उधर से आएगी तो वो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 10 रुपये की थी, इधर आते ही वो 100 रुपये की हो जाएगी। इम्फाल तक पहुंचेगी वो 500 रुपये की हो जाएगी, दिल्ली तक पहुंचेगी वो 1000 रुपये की हो जाएगी। तो ड्रग इकोनॉमी तो चल रही है वहाँ पे, और वो इसलिए भी चल रही है क्योंकि उन्हें वो प्रॉपर मैकेनिज्म मिल रहा है वहाँ पे। बर्मा की तरफ टर्मोइल है, बर्मीज़ आर्मी सपोर्ट करती है, ये किसी से बात छुपी नहीं है। जो नए वहाँ पे बर्मा में मिलिशिया ग्रुप्स शुरू हो गए हैं, उनको सस्टेन करने के लिए कुछ चाहिए, वो ड्रग में इन्वॉल्व हो गए हैं। इंडिया में जो अभी दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वैली पीपल और ट्राइबल पीपल के बीच में, इनको सस्टेन करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो मतलब नार्को टेरर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीबडी इज इन्वॉल्व टू मेक अ फास्ट मनी। एकदम फास्ट बनता है पैसा। अगर आपने रातों रात फॉर एग्जांपल की 50 किलोग्राम हीरोइन इधर से उधर शिफ्ट कर दी तो आप तो करोड़ों के मालिक हो गए। जो यहाँ पे कोई भी बिजनेस में या फिर लोग सालों साल लगा देते हैं तो वहाँ तो आप 1 लाख एक रात में कमा लेंगे। तो कोई क्यों ना इन्वॉल्व होगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ उधर से लाया और कोई नॉर्मल आदमी है। इट इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल ऑयल्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी जो कि सालों साल से काम कर रही है। बस एक जगह से पकड़े जाते हैं तो रूट चेंज हो जाते हैं, नहीं तो सब कमा रहे हैं इसमें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटीज़, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, सब इसमें इन्वॉल्व हैं। जिसका जहाँ हाथ लग रहा है वही कमा रहा है अपना। किस टाइप के ड्रग सबसे ज़्यादा स्मगल होते हैं? ड्रग कई तरह के होते हैं जो बर्मा की तरफ से आते हैं। आजकल तो मेनली सिंथेटिक ड्रग्स आते हैं वहाँ पे। तो क्रिस्टल मेथ बहुत ज़्यादा आती है, और क्रिस्टल मेथ का कंजम्पशन ये होके गुवाहाटी, पहले ये मणिपुर के थ्रू होता था, लेकिन ये अभी इंसिडेंट्स होने के बाद ये मणिपुर के एक नामली बॉर्डर से घुसता है और ये फिर डायरेक्टली नागालैंड में निकलता है एंड देन इट गोज़ टू अदर प्लेसेस। अगर आपने एक रिसेंटली एक वो आया है, सीरीज़ आई है पाताल लोक 2, उसमें समझा रखा है ये बहुत अच्छे से कि कैसे ट्रेन से वो ड्रग्स लेके जाते थे। तो ये फिर बाकी जगहों पे शिफ्ट होता है। एक तो क्रिस्टल मीथ होती है, फिर एक क्रिस्टल मीथ, ये दूसरी होती है WY टैबलेट जो कि मेथ प्लस कैफीन की मिक्स होती है और वो सब कंज्यूम होती है। ये याबा पिल्स होती है? याबा इज WY टैबलेट। क्योंकि मैं कल ही पढ़ रहा था कि $40 बिलियन का एक जो आई थिंक
किसी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्कवर किया था कि $40 बिलियन वर्थ ऑफ याबा पिल्स घूम रही है दुनिया भर में, और वो सिर्फ 10% ऑफ द रियल अमाउंट बताया था उन्होंने, विच इज़ $40 बिलियन। तो कंप्लीट अमाउंट तो अरबों करोड़ों का होगा वो, एंड उसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए फिर कि ये तो मणिपुर के थ्रू आया ही जा रहा होगा, इंडिया में पंप किया जा रहा होगा। बिल्कुल। और मतलब सिर्फ यही ओरिजिन नहीं है, अगर हम सिर्फ मणिपुर को ये बोल दें कि ये ड्रग, हाँ नहीं, ऑफ कोर्स और भी रास्ते होंगे, बट यहाँ से फिर भी ईजियर है क्योंकि आपने जैसे कहा, हाँ गोल्डन क्रेसेंट भी है उधर, है ना, प्लस पोरस बॉर्डर है। हाँ पोरस बॉर्डर है, और ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है गोल्डन क्रेसेंट, वो भी बहुत मतलब मैं ये कहूँगा कि गोल्डन ट्रायंगल को उसने टेक ओवर कर लिया है अभी, तो बहुत सारा पंपिंग वहाँ से भी होता है। हाँ लेकिन इकोनॉमी तो बनी हुई है, फास्ट मनी बनाने का बहुत अच्छा बिजनेस है, और अलग अलग तरह के लोग अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग पोजीशंस पे बैठे हुए और इसको अपना अपने तरीके से खेल रहे हैं गेम। राइट। तो ये जब हमें अगर पता है कि जैसे गोल्डन ट्रायंगल की वजह से हमें यहाँ से इशू हो सकते हैं, इनफैक्ट लाओस जो कंट्री है वहाँ पे तो मुझे लगता है कि जितनी दुनिया में काले काम होते हैं वो सब उसी कंट्री में बेस्ड हो रहे हैं, तो हम इसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपने जो पॉडकास्ट किया था अरियंत के साथ में बाद, उसमें आपने एक नाम भी लिया था, एक कोई जाओ वी करके। हाँ, तो मैं उसके बारे में ही पढ़ रहा था, देख के पहले जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो चाइनीज़ बिजनेसमैन है। फिर जब मैंने थोड़ा और खोजा तो मुझे पता चला कि ये एक हांगकांग रजिस्टर्ड कंपनी है, किंग्स रोमन्स ग्रुप्स करके। बिल्कुल। उसका ओनर है, एंड उसी नाम से कसिनो भी चलाता है। अब उस कसिनो के अंडर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स का स्मगलिंग हो रहा है, मतलब हर चीज़ कर रहा है ये इंसान। इनफैक्ट यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर एक सैंक्शन भी इम्पोज करके रखा है, विच इज़ जाओ वी ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको नाम दे दिया और उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो अगर हमें पता है कि ये सब चीज़ों से हम पंप इन कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस, एंड गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए हैं इन द रीसेंट पास इसके अगेंस्ट? सर एक बात बताता हूँ मैं, पहले जाओ वी और लाओस को डिकोड करते हैं। जाओ वी और उससे पहले एक और नाम था खुनसा। इन लोगों की आप प्रोफाइल पढ़ेंगे जो आज के दिन ड्रग लॉर्ड माने जाते हैं पूरी दुनिया में, तो इनका ओरिजिन हमेशा चाइना से होता है। राइट। आइदर दे आर मैरिड टू ए चाइनीज़ गर्ल और देयर फादर वाज चाइनीज़, और फिर ये कहीं कहीं के पे घूमे हैं। 2008 में जाओ वी काफ़ी फेमस हुआ, और उसके बाद लाओस में प्रॉपर इसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। जो आप बात कर रहे हैं कि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे साइबर क्राइम्स होते हैं, वहाँ पे ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बना रखी हैं वहाँ पे, और कोई वहाँ पे जा नहीं सकता। लाओस इज, आप ये मानिए कि लाइक इट इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री एंड इट इज़ अ क्लोन कंट्री ऑफ चाइना। राइट। उसमें कोई शक सवाल नहीं है। और चाइना का कितना वेस्टेड इंटरेस्ट है जाओ वी के साथ, वो हम सबको पता ही है कितना क्या है। उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई नहीं घुसता है। जितनी भी ड्रग्स बनती है वो लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जितनी भी ड्रग्स बनती है वो सारी उसमें बनती है। वहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग्स हैं, हर बिल्डिंग का काम ही ये है कि वहाँ पे सिस्टम्स लगा रखे हैं। वहाँ लोगों को साइबर क्राइम के लिए ट्रेन किया जाता है कि आप ये करिए, आप डेटिंग ऐप्स डाउनलोड करिए। जो जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जो भी कहीं से वो लोग मेनली लेडीज़ या गर्ल्स को लेके आते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है वहाँ पे, और फिर एक्सटॉर्शन मचाई जाती है। और वो आदमी उस एरिया को आज के दिन कंट्रोल कर रहा है। और उसके रिलेशन फिर बर्मीज़ आर्मी और शान स्टेट में जो शान नेशनल आर्मी है, या फिर नेशनल डिफेंस आर्मी बर्मा के अंदर है, या फिर यूनाइटेड वर्ल्ड स्टेट आर्मी है, उनके साथ रिलेशन हैं इनके। और ये पंप इन करता है, बर्मा के थ्रू भी करता है और बाकी कंट्रीज़ के थ्रू भी करता है। दूसरी बात, अगर हमें इतना पता है तो हम इसको रोक क्यों नहीं सकते? दीज पीपल आर वेरी वेरी स्मार्ट। आप एक बात मान, अगर आपका करोड़ों का कुछ स्टेक पे है तो आपका दिमाग मेरे से तेज चलेगा। हाँ करेक्ट। आप वो चीज़ें अपने आपको सेफगार्ड करने के लिए सारे मैकेनिज्म ढूंढेंगे जो आपको चाहिए, क्योंकि आप करोड़ों रुपए की ड्रग्स या फिर करोड़ों रुपए का धंधा एक दिन में तो लॉस नहीं खा सकते। और जितने भी ये इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये ऐसे नहीं होती कि जी मैं तो ड्रग्स करता हूँ और मैं तो वेपन का नहीं करूँगा, जी मैं तो ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। दीज पीपल ऑपरेट इन कोऑर्डिनेशन, कि अगर जो कोई ड्रग्स कर रहा है तो वो वेपन में भी इन्वॉल्व होगा, वो फिर एक्सटॉर्शन में भी इन्वॉल्व होगा, वो साइबर क्राइम्स में भी इन्वॉल्व होगा, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, ऑर्गन ट्रैफिकिंग में, सब में इन्वॉल्व होगा। ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं बात कि अगर हमें पता है तो हम पकड़ क्यों नहीं सकते। इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ ईस्ट के जो बॉर्डर एरियाज़ है ना, वहाँ पे टेरेन इज़ वेरी वेरी टफ।
ओके। आप किसी से भी पूछेंगे जिस जहाँ वहाँ के जो जंगल है ना वो इतने थिक हैं कि विजिबिलिटी 2 मीटर की भी नहीं है। अच्छा। यू लिटरली हैव टू कट द फॉरेस्ट टू। जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट हैं उनको पता है कि ये रूट कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा। नाउ आर्म फोर्सेस के साथ इशू ये है कि आप 600 किलोमीटर में पूरे में हर 2 मीटर पे आदमी नहीं खड़ा कर सकते। इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। और अगर पॉसिबल भी करना है तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आपके ट्रेन सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए, जो कि दूसरे वे में पॉसिबल नहीं है। अगर, और मैं जो उनके स्मार्ट होने की बात बता रहा था, अगर उनको कहीं से भी ऐसी भनक लगती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हैव आइडेंटिफाइड कि आप तो इस रूट से आ रहे हैं, तो वो रातों रात अपना दूसरा रूट निकाल लेते हैं। राइट। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बन जाते हैं कि ये एक तो इतना बड़ा पोरस बॉर्डर है कि वो कहाँ से आएगा कैसे पता नहीं चलता है। फिर इन लोगों के इन्फॉर्मर भी होते हैं, जो मैं बता रहा था कि वेल एस्टेब्लिश मशीनरी है। ड्रग कैरी करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। वो Drug ऐसे नहीं है runners कि उनके भाई अलग गाड़ी होंगे, में right? डाला पीछे 2 बोरे और चलो भाई चलो। वो उनके प्रॉपर उनके पहले एक पार्टी निकलती है जो ये देखती है कि किसी ने कोई एम्बुश तो नहीं लगा रखा है, Correct. कोई उनके खिलाफ खड़ा तो नहीं है कि उनको लूट ही ना ले, कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो अपना कुछ डिप्लॉयमेंट नहीं कर रखा है, कोई पिकेट लगा रखा हो, कोई उनको सर्विलेंस तो नहीं कर रहा है। ये सब को ध्यान में रखते हुए और वो लोग आगे बढ़ते हैं। और इंडिया में घुसने के बाद प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो डाउट कि सिक्योरिटी फोर्सेस का भी एक ऑपरेट करने का थोड़ा सा लिमिट है कि वो कहाँ तक, किस हद तक जाएंगी। समवेयर दे हैव ऑल्सो हैव टू ड्रॉ ए लाइन, जहाँ उसके बियॉन्ड जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और ये लोग इतने अलर्ट होते हैं कि यहाँ से पकड़ लिया या फिर यहाँ सस्पेक्ट हुआ, वहाँ से 2 किलोमीटर और आगे पीछे हो गए, तो फिर क्या करेंगे आप। और जो ड्रग के साथ प्रॉब्लम दूसरी एक ये भी है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मणिपुर की नहीं कहीं की भी, कि ड्रग में पकड़े गए तो उसके बाद कन्विक्ट कितने किए कोर्ट्स ने, अगर उनके ऊपर केस हुआ तो कितने लोगों को कन्विक्ट किया। और जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, डेफिनेटली उसका कोई बॉस ऊपर बैठा भी है। दे आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। उनका कोई ना कोई ऐसा आदमी होता ही है, या तो उसको पहले ही शॉर्ट आउट करा देगा, या फिर अगर उसको कन्विक्ट करना ही है तो वो 2 महीने में भेज देगा। मेरे सामने ऐसी इंसिडेंट हुई है मेरे साथ। वी कोट अ गाय इन ए ड्रग केस। हमने उसको पकड़ के पुलिस में दे दिया। तो हम एक दिन पेट्रोलिंग जा रहे थे, 2 महीने बाद मुझे दोबारा लड़का दिखा एकदम, और लड़का एकदम गरीब परिवार से। मैंने बोला तू क्या कर रहा है यहाँ पे? बोला कि भैया मैं तो ऐसे ही घूम रहा था। मैंने बोला तू तो ड्रग्स में पकड़ा गया था ना 2 महीने पहले, तू कैरी करके लेके जा रहा था जंगल के रास्ते से, हमारी यूनिट के एक ऑफिसर ने पकड़ा था तेरे को। तो हंसने लग गया, बोल रहा हाँ भैया। मैंने बोला फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला कि भैया वो तो बोला 2 महीने बाद चले जाओ घर, तो मैं तो आ गया घर। तो आप क्या विश्वास करेंगे आप इस पर? तो सिस्टम हैज़ टू गो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट दीज पीपल, नहीं तो मैं उनको डर क्या होगा फिर। पर सिस्टम लूज क्यों है इनके लिए? उनकी भी तो उनका इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस है सर, उसमें कोई छुपाने की बात ही नहीं है, इन्फ्लुएंस है। और अगर आप चार्जेस भी लगाएंगे तो क्या चार्जेस लगाएंगे उस पर? और जो ये कैरी करते हैं ये बहुत स्मार्ट होते हैं। वो 18 साल से कम बच्चे को कम उम्र के बच्चे को पकड़ेंगे, जो 17 साढ़े 17 साल का होगा। अब 17 साढ़े 17 साल का लड़का एकदम जवान हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज में क्या होगा वो। फिर दूसरा क्या होता है कि जब उनके केस रजिस्टर किया जाता है तो उस टाइम भी बहुत सारी लापरवाही हो सकती हैं, सिस्टम से हो सकती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, किसी भी तरीके हो सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस आर फ्रेम्ड अगेंस्ट दीज गाइस। उसके बाद जब केस लड़ने जाएगा तो वो बोलेंगे कि हाँ भाई किस तरह का केस लड़ रहे हो। वो बोलेगा सर ये तो इनोसेंट है, 17 साल से कम उम्र का है, इसको क्या बुक करोगे आप? आपके पास प्रूफ चाहिए ना किसी को गिल्टी प्रूफ करने के लिए। या फिर वो केस इतना लंबा चल जाएगा कि उसमें सज़ा होते होते 20 साल निकल जाएंगे, या फिर उस केस को इस तरह से बुक किया जाएगा कि उसमें बरी होने का सिस्टम हो कि वो पहले ही 2 महीने के अंदर अपने घर आ सकता है, बेल हो जाती है उसकी। तो लूप होल्स आर डेफिनेटली देयर, और उन्हीं लूप होल को एक्सप्लॉइट करते हुए जो मैं बता रहा था ना आपको कि दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। वो सोचने में, समझने में, अपने आप को सेफ गार्ड करने में, ड्रग लॉर्ड्स या फिर ड्रग माफियाज जो किंग पिन है वो हमसे 10 गुना आगे की सोचते हैं, बिकॉज उनके लिए लॉट ऑफ थिंग्स आर एट स्टेक। करेक्ट। तो इसी वजह से वो बच जाते हैं। और ओके, मुझे एक और बात समझाइए, क्योंकि जब ये पूरा इशू शुरू हुआ था तो उस वक्त बहुत सारे अलग अलग थियोरीज बाहर आ रही थी और बहुत वाइल्ड थियोरीज थी। उसमें से एक थियोरी जो मैंने पढ़ी थी, आप मुझे करेक्ट भी करिए अगर गलत थियोरी है ये, तो मैंने जो पढ़ा था कि जो मणिपुर गवर्नमेंट थी
वो क्रैकडाउन कर रही थी जो हिल ट्राइब्स है या हिल पीपल है उनके ऊपर, बिकॉज दे वर ग्रोइंग ओपीएम, और उसके वजह से ये पूरा मणिपुर का जो इशू है ये शुरू हुआ था. इज दिस ट्रू इन एनी मैनर? सर, मणिपुर में ओपियम ग्रो होता है, नो डाउट, कोई इसको झुठला सकता नहीं है. पहली बात, हिली एरियाज़ में ग्रो होता है, इसको भी कोई नहीं झुठला सकता है. अब प्रॉब्लम ये है, हमेशा मणिपुर की कुछ भी चीज़ को आप लेके कुछ भी पॉइंट उठाएंगे, इट बिकम्स कम्युनल. कैसे? कम्युनल इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट स्टेट में डोमिनेटेड है, इट इज़ मैती डोमिनेटेड गवर्नमेंट. सेव ये मणिपुर गवर्नमेंट का डेफिनेटली एक प्रोग्राम है ड्रग्स के अगेंस्ट, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स करके. लेकिन उसमें और ओपीएम की कल्टीवेशन जहाँ जहाँ है हिली एरियाज़ में पाई गई है और वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय भी किया गया है. Right. लेकिन इट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. दूसरा पार्ट ये भी कहता है कि जब से सिंथेटिक ड्रग्स बनने लगी हैं उसमें आपको ओपीएम ग्रो करके, और यहाँ पे बहुत स्क्वायर किलोमीटर का एरिया नहीं चाहिए आपको. अगर जब से सिंथेटिक ड्रग बनने लगी, जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है, 2-4 बैरल्स मिलती हैं, 2 कमरे का घर मिलता है, वहीं पे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं. तो बिलीव यू मी, आई विल नॉट रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू सेइंग कि भाई मणिपुर में, वैली में, इम्फाल में भी ड्रग्स प्रोड्यूस हो रही हैं. आप मुंबई और दिल्ली में भी ऐसे केसेस सुनेंगे. आई थिंक अभी नोएडा में कुछ टाइम हाँ, पहले ही तो पकड़ा गया था. synthetic एल चापो का वो एक ग्रुप था जो पकड़ा गया था. बिल्कुल, सिंथेटिक ड्रग्स हर जगह बनती हैं. तो ये बात सही है कि वॉर अगेंस्ट ड्रग्स मणिपुर गवर्नमेंट ने चलाया, जहाँ की हिली एरियाज़ में ओपीएम कल्टीवेशन हो रहा था और होता है, उसको डिस्ट्रॉय भी किया गया है. लेकिन अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ कि वो और जगहों पे भी होता है. और मैं ये कहूँगा कि कुछ हद तक कुछ एफर्ट्स उनके मणिपुर गवर्नमेंट के वॉर अगेंस्ट ड्रग्स के कामयाब भी हुए हैं, ऐसा नहीं है. उन्होंने कुछ कामयाबी हासिल भी की है. लेकिन जो हम पकड़ते हैं, इट इज़, आई विल से कि नॉट इवन 2% ऑफ द टोटल इन्फ्लक्स ऑफ द ड्रग्स. अगर मैंने 2000 किलो पकड़ा होगा तो 20,000 किलो ऑलरेडी उधर से घुस गया होगा. और ड्रग्स की एक और ख़ास बात है कि जितना आप पकड़े जाएंगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ती है उसकी. क्योंकि अगर पकड़ा स्टेट गवर्नमेंट ने ड्रग्स, तो उसकी जो सप्लाई चेन है वो रेस्ट्रिक्ट होगी या फिर उसमें लल आएगा. लल जैसे ही लल पीरियड आएगा सप्लाई चेन में, उसके प्राइस राइज होंगे. इसीलिए क्या करते हैं जो ड्रग्स वाले कि पीछे से और ड्रग्स, अगर आपने 10 किलो पकड़ी तो अगली बार मैं 20 किलो लेके आऊँगा. आप 20 पकड़ो, मैं 40 लेके आऊँगा. पीछे से तो सप्लाई आ रही है मेरे पास. करेक्ट. और मेरे को तो जो अपना प्रॉफिट है वो कमाना है. जो आपने 10 किलो पकड़ी है, मुझे तो उसका भी प्रॉफिट निकालना है. तो अगली बार मैं डबल भेजूँगा. ओके. प्रॉब्लम ये है. तो हाँ, मणिपुर गवर्नमेंट का है ये वॉर अगेंस्ट ड्रग्स का प्रोग्राम है, जहाँ उन्होंने पॉपी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया. बहुत सारी फैक्ट्रीज़ भी जो वैली एरियाज़ में बहुत सारी सिंथेटिक ड्रग्स की फैक्ट्रीज़ थी, उनको भी फॉइल किया, उनको भी डिस्ट्रॉय किया है. लेकिन इट इज़ जस्ट बेयर मिनिमम ऑफ द टोटल इन्फ्लक्स ऑफ ड्रग्स इनसाइड इंडियन टेरिटरी. बहुत जो आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी जो कि पकड़ी जाती है उसके अगेंस्ट. मुझे इसका ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन करना कि ये जब ड्रग्स जिस तरह से पंप इन किया जाता है, ये एग्जैक्टली कैसे पंप इन किया जाता है. मतलब जो आपने एक एग्जांपल दिया कि 17-17.5 साल के बच्चों को दे दिया जाता है, बट इसमें ओल्ड एज पीपल, विमेन, ये लोग भी करते हैं, जो लोकल्स है वो बिल्कुल करते हैं. किस तरह से करते हैं एग्जैक्टली? बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं कि लाओस से या फिर गोल्डन ट्रायंगल से ड्रग निकली, जो इंडिया के में आ रही है, वो आ रही है सारी बर्मा के थ्रू, म्यांमार के थ्रू ये आती है. अब म्यांमार में मिलिट्री जुंता जो गवर्नमेंट है, वहाँ की आर्मी है, मिलिट्री जुंता, गवर्नमेंट भी वही है. तो वो लोग ये काम कर रहे हैं सालों साल से, जब से, क्योंकि बर्मा में कोई ऐसी कोई हाई क्लास इंडस्ट्री नहीं है. लेकिन उनके पास एक चीज़ है कि वहाँ पे जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनकी खान बहुत ज़्यादा है. इसके अलावा वहाँ पे कोई सस्टेन करने का उनके पास कुछ काम है नहीं. बर्मा के अंदर टर्मोइल हमेशा से रहा है. हर 5-10 गाँवों ने मिल के अपना एक एथनिक ग्रुप बना रखा. देर आर मोर देन 135 ग्रुप्स विच हैव देयर प्राइवेट आर्मी. और ऐसी आर्मी है, प्राइवेट आर्मीज या ग्रुप की आर्मी, जिनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, टैंक्स भी हैं. अच्छा. अब बर्मा की आर्मी को सस्टेन करना है. वो सस्टेन किस पे करेगी? वो सस्टेन करेगी ड्रग इकोनॉमी पे. वो ड्रग इकोनॉमी को सपोर्ट करती है और वो इंडिया में ड्रग्स आती हैं. इनके अलग अलग जगहों पे वेयर हाउसेस बनाते हैं ये. जैसे कि आप, जो मैंने आपको 3 नाम बताए, नामली बताया, या फिर मोरे बताया, या फिर मैंने आपको जोराक्तर बताया. कभी भी आप इनको नोटिस करेंगे तो इनके ऑपोजिट में बर्मा का एक बड़ा टाउन या बड़ा विलेज या एक सिटी रहता है. जैसे मोरे के अगेंस्ट में है तमू टाउनशिप,
जोराख्तर के अगेंस्ट में है टिडिम टाउनशिप बर्मा के अंदर, वहाँ पे ये आके स्टोर हो जाती है। स्टोर होने के बाद जब भी इनको मौका मिलता है तो ये इंडिया में जहाँ इनके स्टोरेज हाउसेस बने हुए हैं, ट्रांजिएंट फैसिलिटी बनी हुई है, उसमें आगे स्टोर कर देते हैं। स्टोर ये तभी करते हैं जब सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़रों से बच जाएं और दोनों तरफ से ग्रीन सिग्नल हो जाए कि हाँ भाई, वो फिर ग्रीन सिग्नल करने के इनके अलग अलग तरीके होते हैं और वहाँ पे होगी स्टोर। अब इनको इंडिया में आगे इसको लेके जाना है तो 3 तरीके हैं, या तो बड़ी क्वांटिटी है तो गाड़ी में लेके जाएगा, थोड़ी सी 5, 7, 8 किलो तक की है तो वो जंगल के रास्ते से पैदल लेके जाएगा। राइट। और अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल सस्टेनेंस के लिए छोटे मोटे गांव में, आसपास के गांव में नॉर्मल जो कि सुबह शाम 200-400 या 2000-4000 का जिसको कमाने हैं वो लेके जाएंगे। जो गाड़ियों में लेके जाते हैं उनका अलग अपना मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म ये है कि वो गाड़ी में कुछ ऐसा सिस्टम करते हैं, फॉर एग्जांपल कि फ्यूल टैंक उसको आधा काट दिया, स्पेयर जो व्हील होती है उसमें अंदर ड्रग्स भर दी और उसको वापस अटैच कर दिया। आपकी सीट्स हैं, सीट के अंदर ऐसी कैविटी बना दी, आपके जो साइड में डोर्स होते हैं गाड़ी के उनमें ऐसी कैविटी बना दी, ट्रक्स जो होते हैं उनमें कोई ऐसी छोटी सी वो लगा दी जहाँ 8, 10, 20, 30 किलो ड्रग्स में फिट करके और उसको लेके जाऊँ ताकि वो कोई चेक ना कर सके। एक तो ये रूट हो जाता है। अगर उससे कम वाला होता है तो डेफिनेटली लोग बाई जंगल रूट हैं उनके लेके जाते हैं। उसमें ये ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिनकी या तो कम उम्र हो या कोई लेडी हो या फिर कोई बुजुर्ग हो, इसलिए कि अगर कम उम्र का बच्चा होगा पकड़ा गया या तो वो भाग जाएगा, अगर पकड़ा गया तो वो जल्दी निकल के आ जाएगा। लेडी पे जनरली कोई सस्पेक्ट, को एक जंगल में से एक लेडी जा रही है, लोकल है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एम्बूस लगा रखा है, कॉर्डन कर रखा है उस एरिया को, वो जा रही है, मैं किस हिसाब से उसको चेक करूँगा? उस लेडी को मैं क्या बोलूँगा कि रुक जाओ? किस हिसाब से चेक करोगे? मैं उसको एक्चुअली सस्पेक्ट ही नहीं करूँगा। करेक्ट। अगर कोई बुजुर्ग होगा जो हाथ में धा लेके जा रहा है, अपना खेती करके जा रहा है और उसके पीछे जो उसने टांग रखा है उसमें ड्रग्स भी हैं, तो मैं क्या सस्पेक्ट करूँगा? एक तो ये मैकेनिज़्म होते हैं और इनसे फिर ये क्या होते हैं कि एक आदमी 10-15 किलोमीटर लेके जाता है, फिर वहाँ से दूसरा कैरी करता है, फिर वहाँ से तीसरा करते करते, और रनर्स है वो, हाँ कैरियर बोलते हैं उनको, कि कैरी करने का काम करते हैं और ये करते हैं। अगर कोई छोटे मोटे लोग हैं तो क्या करते हैं कि ये अपने पर्स में छुपा लिया, बच्चे के डाइपर्स में छुपा दी, लेडीज़ का ऐसे ऐसे केस भी आए हैं जहां अपनी सैनिटरी पैड में छुपा के ले गई। तो वो छोटी क्वांटिटी की ड्रग्स हैं जो कि वहीं लोकली 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाती है। तो इस तरह से ये आगे करते हैं। वहाँ में आने के बाद फिर अगला मान लो कि एक अगला इन्होंने क्रॉस करके और अगला यहाँ पे एरिया है जहाँ इनको स्टोर करना है, वहाँ से फिर दोबारा दूसरा मैकेनिज़्म शुरू होता है। अगर नियरेस्ट बस स्टैंड होगा तो वहाँ से जाएगी, ट्रांसपोर्ट एजेंसी होगी तो वहाँ से जाएगी, अगर ट्रेन का वहाँ पे फैसिलिटी है तो वहाँ से फिर इनका मोडस ऑपरेंडी बन के और फिर जहाँ जहाँ इनको फीड करनी है उस तरह से ये जाती है। राइट। ओके। और इसमें जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है जो इंडिया में बेस्ड है, ये लोग भी पार्ट लेते हैं? मैं ये कहूँगा यस, इसीलिए, और यस इसीलिए कहूँगा कि कोई भी आइसोलेशन में काम नहीं करता है। सब लोग बोलेंगे कि नहीं दिस इज़ अ बैड थिंग, ये सोसाइटी के लिए गलत है, तो हम तो इसमें पार्ट नहीं लेते। अगर पार्ट नहीं लेते तो जो ड्रग्स का काम कर रहे हैं उनसे आप हफ्ता लेते हो और आपको पता है, आप तो वहाँ के लोकल हैं। मेरे गाँव में कौन आदमी क्या काम करता है मुझे नहीं पता होगा। करेक्ट, बिल्कुल पता होगा। तो ये कैसे बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता? तो अगर ये एक्टिवली खुद हथियार लेके पार्ट नहीं ले रहे तो ये जो कर रहे हैं काम उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं कि तुम्हें हम तभी सेफ गार्ड करेंगे जब तुम हमें इतने पैसे दोगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्म ग्रुप्स, बी इट वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स और बी ट्राइबल इंसर्जेंट ग्रुप्स, दे आर इन्वॉल्व्ड। उसमें कोई शक है ही नहीं। करेक्ट। तो आई एम गेसिंग कि फिर तो इसमें मतलब जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है वो भी होगा, मतलब कुछ मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक टॉप लेवल से सपोर्ट तो चाहिए सर होगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि डायरेक्टली नोबडी, अब कोई भी पॉलिटिकल है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में है या कोई भी वहाँ पे सोशल लीडर है, वो ये नहीं बोलेगा कि लाओ मेरे बैग में डाल दो आप। बट somehow or other it is highly possible कि people are associated, they are connected, और तभी ये काम हो रहा है। कोई मेरे गांव या मेरे शहर में से कोई आदमी, गरीब आदमी है या चाहे वो अमीर भी हो, वो इंडिपेंडेंटली ऐसे ड्रग्स के काम कर सकता है क्या सर?
ये सोचने वाली बात है। वो तभी करेगा जब उससे ऊपर वाले का किसी का उसके ऊपर हाथ होगा, और वो उससे ऊपर वाला तब करेगा जब उसके ऊपर कोई हाथ होगा। इसीलिए अगेन फॉर रिपीटेटिव पर्पस आई एम सेइंग कि इट इज़ नॉट, दीज थिंग्स आर नॉट डन इन साइलोज, इट इज़ अ वेल ऑयल मशीनरी। सबके अपने अपने स्टेक्स हैं और हर लेवल पे स्टेक्स हैं इनके, राइट। कोई शक है ही नहीं इस बात में। मुझे इंटेलिजेंस के बारे में बताइए कि मतलब जब आप ऑपरेट कर रहे हैं एज एन आर्मी यूनिट ऐसे जगहों पे, आप मोरे में ही पोस्टेड थे जी। हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट इन्फॉर्मेशन कि आज इतना ज़्यादा यहाँ से यहाँ पे जाने वाला है या यहाँ पे ड्रॉप होने वाला है ड्रग्स का? ये इंटेलिजेंस आपको मिलती कैसे है? हाउ इज़ इट प्लान? फिर उसके बाद में आप रेड्स जो प्लान करते हो वो कैसे करते हो? सर, इंटेलिजेंस गैदर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहले तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उनकी खुद की इंटरनल एजेंसीज होती हैं। हमारे पास जो टेक्निकल इंटेलिजेंस के लिए फ्रीक्वेंसी को टैप करने की, या फिर कोई अगर रेडियो सेट्स यूज़ कर रहा है, या फिर कोई मोबाइल सस्पेक्टेड मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनको कम्युनिकेशन को टैप करने की टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस करती है? सब करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती है, स्टेट मशीनरीज अपने लेवल पे करती हैं। जैसे वहाँ पे असम राइफल, प्रीडोमिनेटली असम राइफल है, तो वो असम राइफल की अपनी यूनिट्स हैं। आर्मी है तो आर्मी की अपनी यूनिट्स हैं, और आर्मी और असम राइफल का एफर्ट इंटीग्रेटेड रहता है वहाँ पे। कि अगर टेक्निकल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो वो आर्मी की वहाँ पे वायरलेस यूनिट्स हैं, वो टैप कर लेती हैं। फिर ग्राउंड में इंटेलिजेंस के लिए असम राइफल की खुद की इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं। वहाँ पे RNDW के डेट्स पोस्टेड हैं। IB वो तो ह्यूमेंट हो गया पूरा। हाँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस के डेट पोस्टेड हैं। तो ऐसे लोगों से जब आप किसी क्राइम को रोकते हैं तो बिलीव यू मी, आपको क्रिमिनल्स का पता होता है कौन कौन क्रिमिनल है, और आपकी उनसे किसी ना किसी तरीके से यू गेट एक्सेस टू दोज पीपल। तो एक तो वो इंट का सोर्स हो सकता है। दूसरा टेक्निकल, आपने किसी का कम्युनिकेशन टैप कर लिया, ये हो गया। तीसरा, जो जिन लोगों ने पहले ऐसे काम किए हैं, या तो वो सुधर गए हैं और वो सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं कि सर आप मुझे इतने पैसे दो, मैं आपको ये बता दूंगा कि कहाँ से जा रही है। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि दो लोगों के आपस में, 2 ड्रग डीलर्स थे, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, एक ने दूसरे को खबर दे दी, तो किसके पास जाएगा? वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी ड्रग डीलर ने या किसी इंसर्जेंट ग्रुप ने किसी फैमिली को पहले कोई ऐसी हताहत किया हो, उसके परिवार को कोई डैमेज किया हो, तो वो भी फिर दे हैव सिंपैथी फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस, और वो भी फिर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब वहाँ पे जो लोकल कंपनी कमांडर्स होते हैं या फिर लोकल ऑपरेटिव्स होते हैं, वो काम उनका होता है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, या फिर पहले से जो काम कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना, और फिर ऐसा कुछ बनाना, मैकेनिज्म, सर्विलेंस ग्रिड बनाना कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। जब आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि हाउ टू टेक एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल। अगर वो जंगल से जा रहे हैं तो आप एक एम्बुश एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर किसी के घर में है तो वहाँ से कोर्डन करके और फिर आप वहाँ एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, और इस तरह से फिर हम लोग ऑपरेट करते हैं इन सब जगहों। बट आई एम श्योर इसमें आपको बहुत से बार होक्स इन्फॉर्मेशन भी मिलती होगी, नकली इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, तो उसको कैसे वेरीफाई करते हो? 90% ऑफ द टाइम्स इज हॉक्स। चाहे आप काइनेटिक ऑपरेशन लें, चाहे आप ड्रग्स के अगेंस्ट में कोई ऑपरेशन, वेपन स्मगलिंग के, 90% ऑफ द टाइम्स इट इज़ हॉक्स इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जो अंदर लेके आ रहा है, ड्रग्स लेके आ रहा है, वेपन लेके आ रहा है, कोई काइनेटिक ऑपरेशन करना चाह रहा है, उसका भी अपना इंटेलिजेंस सोर्स होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ डिप्लॉयड हैं, यहाँ नहीं है, ऐसे ऐसे होता है। तो 90, मैं वही बोल रहा हूँ कि बार बार जब आप करेंगे तो आपको एक मौका मिलता है कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही थी, आप सही टाइम पे पहुँचे और आपने लोगों को पकड़ लिया, या फिर काइनेटिक ऑपरेशन में फाइट हुई और आपने दुश्मन को मार दिया। तो कभी ऐसा भी होता है कि मतलब आर्मी यूनिट्स को ही एम्बुश करने के लिए फेक इन्फॉर्मेशन दी गई हो? बहुत बार होता है। फॉर एग्जांपल कि एक कोई इन्फॉर्मर है, वो आम सिक्योरिटी फोर्सेस से भी कनेक्टेड है और वो ड्रग पेडलर से भी कनेक्टेड है। ड्रग पेडलर ने बोला कि भाई मेरा इस रास्ते से आज माल जाएगा, और ये जो यहाँ इस कंपनी कमांडर का इसका AOR है, और ये वहाँ पे डेली एम्बुश लगाता है, इसकी एक पार्टी रहती है, अब वहाँ से तो सामान निकालेंगे तो देयर हाई चांसेस कि हम पकड़े जाएंगे।
अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोला था कि भाई तू मेरे को इन्फॉर्मेशन दे, और उसने पहले भी छोटे मोटे आपको काम करा भी दिए, तो वो प्रॉपर प्लॉट करेगा। वो पहले 2-3 दिन पहले आपको फीड करना शुरू करेगा, सर यहाँ से खबर आ रही है, खबर आ रही है, खबर आ रही है, खबर आ रही है, वो और खबर आके आपकी जो अटेंशन है वो वहाँ से डाइवर्ट कर देगा। फिर वो एक दिन आएगा कि सर उस रास्ते से खबर आ रही है, क्योंकि आप उसने तो पहले आपके छोटे छोटे 2-3 काम कराए हैं, ही हैज़ बिल्ड राइट। ट्रस्ट विद यू, तो फिर वो आप अपने रिसोर्सेज को वहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे कि हाँ इधर से आएगी तो मैं अपने रिसोर्सेज यहाँ लगा देता हूँ, अपनी पार्टी में यहाँ भेज के और एम्बुस लगा देता हूँ। यही आदमी फिर उस ड्रग पेडलर को कॉल करेगा कि मेरे सामने ही एम्बुस लगा दिया है और जहाँ से आपको जाना है वो जगह खाली है, पैसे दो और जाओ। तो ये दोनों तरह से भी कमाते हैं। ओके, आपके साथ में हुआ है ये? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेरा तो एक बार एक फ़ोन भी ले गया कि सर मैं ऐसे करता हूँ और मैं वहाँ जाके और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आई वाज हैविंग अ फ़ोन, अगर फॉर एग्जांपल कि कोई आपका इन्फॉर्मर है वो अपने फ़ोन से फ़ोन करेगा या फिर, तो वो भी खतरे में आ जाता है। तो मैंने उसको फ़ोन दिया कि ये फ़ोन लेके जाओ आप और वहाँ जाके मुझे कॉल कर देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और फ़ोन अगर पकड़ा जाएगा तो बता देना कि तो मेरे को यहीं मिला था, आपका तो कुछ इसमें है ही नहीं। वो फ़ोन लेके वापस आया ही नहीं, वो 15-20 हज़ार का फ़ोन लेके वो चला गया। तो देयर आर मैनी चांसेस कि होता है ऐसा। हमें बाद में पता चलता है, एक बार गलती करने के बाद नहीं, 2-3 बार जब गलती हो जाती है तब पता चलता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही देता है, ये गलत देता है। तो उसमें टाइम लगता है। या तो किसी के बारे में पहले पता हो कि ये इन्फॉर्मर है, ये इस तरह की झूठी खबर देता है और ये दोनों तरह से खाता है, ये है ये हमेशा झूठी देता है और ये अपना बस डेली वेजेस टाइप की 1000 इधर से ले लिया, 1000 उधर से ले लिया इन्फॉर्मेशन के नाम पे ऐसे लेता है, और ये एकदम फेक है और ये एकदम जेन्युइन है। वो हमें टाइम के साथ पता चल जाता है। हाँ, लेकिन जो फेक वाली हैं वो इंसिडेंट्स बहुत होती हैं। ओके, एक और जो हम जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं और आर्मी की बात करते हैं, एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, एफ्स्पा, विच इज़ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। इसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई है इन द पास्ट। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स आके केसेस भी कर देते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है, एफ्स्पा क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है आर्मी के लिए, इसका डायनामिक्स मुझे बताइए। ओके सर, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 की है ये। तो ये फॉर एग्जांपल आर्मी को बनाया गया है कि आप दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे कन्वेंशनल रोल में, लेकिन इंटरनल जो सिक्योरिटी का मैनेजमेंट का जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है वो स्टेट फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का है। अब वहाँ पे आपको चाहिए कि भाई नहीं, कंट्रोल से बाहर जा रही है बात और हमें आर्मी की सपोर्ट चाहिए। अब आर्मी को वहाँ ऑपरेट करना है, तो दे नीड समथिंग जिसके बेसिस पे वो ऑपरेट कर सकें। आर्मी का तो चार्टर है ही नहीं, आर्मी का काम ही नहीं है कि मैं किसी को रोक के पूछ लूँ कि कहाँ जा रहा है। करेक्ट, इंटरनल तो उनका काम इंटरनल काम ही नहीं है। तो आर्मी के वो उसको थोड़ा राइट्स देने के लिए और आसफा बनाई गई है कि यस यू कैन, इफ़ यू हैव सस्पेक्शन ओवर समवन, इफ़ यू सस्पेक्ट समबडी, तो आप उसको रोक के उससे आप उससे पूछताछ कर सकते हैं। अगर आपको किसी के घर में ऐसे लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। आप किसी को बिना वारंट के डिटेन कर सकते हैं फॉर 24 आवर्स। तो इस तरह की आसफा में पावर दी गई हैं। अब उसमें प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि जब तक कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता है तब तक प्रॉब्लम्स उसमें रहती हैं। फॉर एग्जांपल कि आर्मी किसी घर में घुसी और वहाँ पे इंसर्जेंट्स थे, टेररिस्ट थे, कॉन्टैक्ट हुआ, फायर हुआ, टेररिस्ट मर गए या इंसर्जेंट मर गए, तो कोई सवाल नहीं पूछता है। लेकिन बहुत बार जो हम फेक इन्फॉर्मेशन वाला बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को फंसाने के लिए भी लोग प्रॉपर उसमें काम करते हैं कि आज इनको यहाँ पे फंसाया जाए ताकि हमारे जो हिडन एजेंडाज हैं या मॉडस ऑपरेंडी हैं वो चलते रहें। अब किसी ने फेक इन्फॉर्मेशन प्लांट कर दी कि ये है, और वहाँ पे आप घर के अंदर गए और आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिला, और वहाँ पे आप चाहे किसी का सामान टूट गया घर के अंदर, या फिर किसी ने, चाहे आर्मी ने ना भी किया हो, लेकिन आपने उन पे ब्लेम लगा दिया कि सिक्योरिटी फोर्सेस हैव डन सम सॉर्ट ऑफ मिसकंडक्ट विद लेडी। तो उस टाइम पे सारे ह्यूमन राइट वाले के लोग और ये जितने भी वहाँ पे लोकल बॉडीज़ हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट काम करते हैं वो सब अपने खड़े हो जाते हैं वहाँ पे कि नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने गलत किया है। कई बार 1 आउट ऑफ रेयर 100 केसेस या 1000 केसेस ऐसा हो भी जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस से गलती हुई हो और सम
पर्सन जो सस्पेक्शन में था कि हाँ भाई ये गलत काम कर रहा है, और वो किल हो भी गया है। पास्ट में भी हुआ है ऐसा कि 100% ऑफ द टाइम्स ये ऐसा नहीं होता है कि आपका कॉन्टैक्ट 100 टाइम एस्टेब्लिश हो जाता है, 100% एस्टेब्लिश हो जाता है और आप इंसर्जेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं। होती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार सिक्योरिटी फोर्सेस की गलती होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी वहाँ पे भी इंटरनल फोर्सेस होती हैं या फ्रंट फेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस को एलेज करते हैं, और इसीलिए ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन जाती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पावर देने के लिए आपने आसपास की पावर एक्सटेंड कर दी सिक्योरिटी फोर्सेस को। कहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेस से भी गलती हुई है, लेकिन बहुत बार ये भी होता है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो एक एजेंडा, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का एजेंडा चला रहे थे, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फंसा भी देते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन या कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। मणिपुर में तो अभी नहीं है ना? मणिपुर में है अभी आसपास है। दिस इज मतलब जो इशू अभी हुआ उसके बाद में वापस लाया गया या पहले से था? नहीं, मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया था, अदरवाइज आसपास थे। ओके, आपके अकॉर्डिंग ये ज़रूरी है आर्मी के लिए? ज़रूरी है, मैं ये कहूँगा ज़रूरी है। एंड वी आर ट्रेंड, जब हम किसी भी ऑपरेशन के लिए जाते हैं, एंड बिलीव यू मी, जो फैब्रिक ऑफ आर्म फोर्सेस या फिर आर्मी इन इंडिया इज सच कि वी आर वेरी वेरी एथिकल इन आवर ऑपरेशंस। ऐसी कोई जानबूझ के भी कोई ऐसी गलती नहीं करता है। और ये ज़रूरी इसलिए है कि मान लो मुझे शक है आप पे कि आप और मेरी आंखों के सामने से आए हैं आप, and you are designing something which is a non-state activity, and you are involved with people who are non-state actors, and you yourself is a underground worker of some band outfit. तो मैं आपको कैसे पूछताछ करूँगा? मैं आपसे, मैं अगर वो चैनल फॉलो करूँगा कि मैंने पुलिस को रिपोर्ट दी, पुलिस आपको बुलाएगी, तो वो तो बहुत टाइम लेगा। करेक्ट। तो मैं आपको इमीडिएटली किस बेसिस पे इंटरोगेट करूँगा? अगर मुझे पता है, मुझे 100% खबर है कि आपके घर में उस अलमारी में 2 AK-47 रखी हैं, मैं किस बेसिस पे आपके घर के अंदर घुस के और उसको न्यूट्रलाइज करूंगा या फिर आपको पकड़ूंगा और आपके हथियार रिकवर करूंगा? तो मेरे लिए तो ऑपरेट करने के लिए और इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है। आई थिंक आप एक पॉडकास्ट पे, मुझे याद नहीं किसका पॉडकास्ट था, उस पर आप कह भी रहे थे कि आपने एक घर के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हथियार या ड्रग्स कुछ थे, एंड आप जब घुसे तो वहाँ पे एक महिला थी, जैसे ही आप गए तो उन्होंने अपने कपड़े वगैरह उतार दिए थे। तो वैसे केसेस में वो तो आपके ऊपर फिर कह देगी कि मेरे साथ में मिसबिहेव किया है, जबकि आपने कुछ किया नहीं है, वो खुद से ही उनकी ट्रिक्स होती है। तो इसलिए आसपा इज़ इम्पॉर्टेंट। आसपा वो इट इज़ जस्ट वन फेज सर। आसपा बाकी फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स टॉक अबाउट मणिपुर। मणिपुर में एक वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप है, और मुझे पता है कि ये बर्मा के अंदर इनका कैंप है, और ये इंडिया के अंदर ट्रू फ्रॉक करते हैं, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू हार्म द सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं ना कहीं। मैंने उनको एम्बुश लगा के न्यूट्रलाइज कर दिया। जब मेरे पास पावर ही नहीं होगी तो मैंने कैसे न्यूट्रलाइज कर दिया उनको? अगर आप उसकी आइडेंटिटी चेक करेंगे तो वो तो वहाँ का लोकल रेसिडेंट है, लेकिन वो हथियार लेके और वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक कर रहा था, या फिर वहाँ लोकल पब्लिक के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा था कि वहाँ की सिक्योरिटी सेंटिटी वहाँ की डिसरप्ट हो जाए। तो मैं किस बेसिस पे ऑपरेट करूँगा? तो ट्रिगर पुल करने के लिए आपको वो प्रोटेक्शन, मुझे आई नीड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट मी, नहीं तो आप मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि ये मेजर साहब हैं, इन्होंने तो आदमी मार दिया। करेक्ट। तो दैट इज़ वाई आसफा इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। एक और चीज़ की बात करते हैं अब, क्योंकि ड्रग्स की हमने बात की और ड्रग्स जिस तरह से पंप इन होता है, एक और चीज़ पंप इन होती है विच इज़ वेपन्स, एंड ये भी अब म्यांमार वगैरह से पंप इन हो रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली ड्रोन अटैक्स भी हुए, जैसे 2025 में रिसेंटली एक ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें कांगचुप फाइंग, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, उस विलेज में 2 ड्रोन अटैक्स हुए थे। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई बट कोशिश थी। एंड उसी के साथ में फिर सेल्फ लोडिंग राइफल्स, स्नाइपर राइफल, 36 ग्रेनेड्स, मॉर्टार ट्यूब लॉन्चर, ये सब बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट से सीज़ किया गया था। तो वेपन्स भी इतने सारे पंप इन हो रहे हैं, ये कहाँ से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सर प्रॉब्लम इज़ अगेन पोरस बॉर्डर्स। जो उधर बर्मा कंट्री है वो कंट्री नहीं है, वो एकदम क्योस है। वहाँ ना कोई आर्मी है, वहाँ आर्मी सोच रही है कि मैं ही हूँ यहाँ पे इंडिपेंडेंट और मैं ही कंट्रोल कर रही हूँ, जो कि वो कर नहीं रही है। जहाँ जाओगे, मैं वही बता रहा हूँ कि 10 गांव मिलके और अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, उनके पास वेपन्स हैं
और बहुत सारे ऐसे बड़े जो ग्रुप्स हैं जिनके स्ट्रेंथ, उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ 20-20, 30-30 हज़ार है, उनकी तो खुद की वेपन फैक्ट्रीज भी हैं। वेपन फैक्ट्रीज हैं वहाँ ग्रुप्स की, चाहे कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी हो, KIA हो, चाहे शान नेशनल आर्मी हो, इन लोगों की खुद की वेपन फैक्ट्रीज हैं। तो वेपन आना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडिया में कोई बैठा है, उसे वेपन चाहिए, उसको क्रॉस करके बर्मा जाना है, वहाँ पे फेंस है नहीं, तो वो इजीली जा सकता है। अब क्योंकि बर्मा में पहले ही टर्मोइल है, तो अगर मान लो कि मैंने किसी मिलिशिया ग्रुप से कांटेक्ट किया कि मुझे वेपन चाहिए और पैसे मिलेंगे इतने इतने, चाहे वो 2 लाख का वेपन आता हो, मैंने 2.5 लाख दे दिए, इजीली अवेलेबल हो गया। अगर मुझे और ज़्यादा चाहिए तो जो बड़े वहाँ के ग्रुप्स हैं, मिलिशिया ग्रुप्स हैं बर्मा के अंदर, मैंने उनको कांटेक्ट किया और वो सब मिल गया। अब वहाँ पे सिर्फ बात यहाँ तक ही नहीं रुकती है। कोई भी कंट्री एक कंट्री पे अटैक करता है तो इट इज़ नॉट कि वो डायरेक्ट उस पर अटैक करे, वही उसको अटैक माना जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी थर्ड कंट्री ने सोच लिया कि मुझे इस स्टेट को डिस्टेबलाइज करना है और मुझे ड्रग्स भी भेजनी है उसके लिए और मुझे वेपन्स भी भेजने हैं ताकि लोगों को आम मिल जाए, तो मैं भिजवा दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें। खरीदने वाले तो बहुत हैं इधर। तो वेपन इज़ ईजीली अवेलेबल। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा तो नहीं, बट कैंडी मिल जाती है ना जिस दुकान पे, उस तरह से आप ढूंढोगे तो वहाँ पे इजीली वेपन मिल जाएगा। आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, किस तरह का हथियार चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा बड़ा हथियार चाहिए तो 2-4 दिन लग जाएंगे। अगर आपको राइफल AK-47 ग्रेनेड चाहिए तो आपको 2-3 घंटे मिल जाएंगे। अच्छा, एंड दिस इज़ द फैक्ट, नोबडी कैन डिनाई दिस। यू जस्ट नीड मनी इन योर पॉकेट एंड इंटेंट टू बाई, यू विल गेट एवरीथिंग। प्रॉब्लम वही है ना कि पोरस बॉर्डर है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, सबके अपने अपने हिडन एजेंडाज हैं। किसी का काम ही ये है कि मैं वॉर के इकोनॉमी को चलाते रहूं ताकि मेरा बिजनेस सस्टेन करते रहे। करेक्ट। तो ये इसे थोड़ा और समझने के लिए जो म्यांमार में हो रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जैक्टली वहाँ पे बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड ग्रुप्स है जिनके इंटरेस्ट है। एक तो मिलिट्री जुनता है, देन वो जो 3 ब्रदरहुड अलायंस कहते हैं वो है, देन बहुत सारे लोकल यूनिट्स भी है जिसमें मैं जो नंबर पढ़ रहा था 300 से ज़्यादा आर्म्ड यूनिट्स वहाँ पे अब बन चुके हैं। एग्जैक्टली वहाँ पे हो क्या रहा है और इस पे इंडिया ने इतने टाइम से फोकस किया है नहीं किया है मुझे नहीं पता, बट एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव ये लगता है कि इंडिया ने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है। इंटरनली मे बी इंटेलिजेंस के थ्रू कुछ हो रहा हो, बट ऊपर से देखने पे तो लगता है कि शायद हमने म्यांमार को भुला दिया। नहीं, म्यांमार को हमने नहीं बुलाया है, और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ तब तक ऐसे मीडिया में या फिर लोकल में ऐसे कोई कुछ बात है नहीं कि हमने बुला दिया है या फिर गवर्नमेंट इज़ नॉट इन्वॉल्व। वी मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी मच अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग। जो हमें जिस टाइम पे जो कार्ड खेलना है, जो ट्रिक करनी है वो हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बर्मा का जो जिससे बात होनी चाहिए वो बात होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की, आर्म फोर्सेस की, इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट की वो बात होती है। अब प्रॉब्लम बर्मा की जो आप बता रहे हैं वो ये है कि 1948 में पहले बर्मा आज़ाद हुआ, उससे पहले 1937 तक तो इट वाज इंडियन, मैं ये कहूँगा कि इंडिया से ही ब्रिटिश इंडियन ऑपरेट करते थे, उसको वहाँ से ऑपरेट होता था। 1937 के बाद अलग कंट्री बना और 1948 में इंडिपेंडेंट हो गया। वो कंट्री कभी भी इंडिपेंडेंट हुआ ही नहीं था असलियत में। तो वहाँ से ब्रिटिश चले गए और मिलिट्री जुंता ने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया। शुरुआत में 1948 से 1961-62 तक वहाँ पे ऐसे लगा कि हाँ भाई गवर्नमेंट बनेगी और डेमोक्रेसी आएगी, बट ये कभी नहीं हुआ। इंटरनली वहाँ की आर्मी वाज कंट्रोलिंग दो स्टेट्स। 1962 में वहाँ जुंता गवर्नमेंट ने तख्ता पलट करके और फुल्ली वहाँ पे मिलिट्री रूल ला दिया है। उसके बाद से एक बार आंग सान सू की की गवर्नमेंट आई थी जिन्होंने ये सोचा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे 2008 में, उनको भी फिर वहाँ से करेक्ट हटा दिया है मिलिट्री जुंता ने। तो जो हम बोलते हैं ना कि पाकिस्तान एक ऐसा, पाकिस्तान की आर्मी ऐसी है जिसके पास देश है, वहाँ की आर्मी ही भी ऐसी ही है जो एक पूरा देश रन कर रही है। और वहाँ वो आर्मी नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन। और वो बिजनेसमैन भी ऐसे हैं, सब अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं और या तो बाहर शिफ्ट हो जा रहे हैं या फिर वो अपने कमाने पे ध्यान रख रहे हैं। प्रॉब्लम बर्मा की वहाँ पे वो है। अब लेटली प्रॉब्लम ये हुई है कि जब से
1 फरवरी 2021 में जब मिलिट्री जुंता ने बोला कि नहीं अभी और कोई इलेक्शन नहीं होंगे और आंग सान सूची को कन्विक्ट कर दिया कि आपके अगेंस्ट तो ये चार्जेस हैं एंड यू विल गो अंडर ट्रायल, तब से लोगों को पहले होप जग गई थी। जब आंग सान सूची की गवर्नमेंट थी तब होप जग गई थी कि हाँ नाउ वी विल हैव अ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, और जो हमारे ऊपर इतने दिनों से जो ये सप्रेशन चल रहा है, कभी कोई मिलिशिया आके सप्रेस कर रहा है, कभी कोई लोकल ग्रुप बना के कर रहा है, वो एक अभी उसके लिए वो बीच में एक सैफरन रेवोल्यूशन भी हुआ था वहाँ पे। सैफरन रेवोल्यूशन भी हुआ था 2008 में, स्टूडेंट्स का और मिलिट्री जुंता का भी वो हुआ था। तो वहाँ पे अटैक्स होते रहते हैं आपस में, चाहे दो ग्रुप्स के बीच में या फिर मिलिट्री जुंता के बीच में। ये अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि मिलिट्री जुंता 1962 से बीच में आंग सान सूची की 5 साल का अगर वो सुपरफिशियल डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को छोड़ देंगे तो दे आर इन चार्ज। अब लोगों ने क्या किया कि आंग सान सूची की गवर्नमेंट आने के बाद और उनको होप हो गया था कि नहीं अब तो डेमोक्रेसी आ जाएगी हमारे देश में एंड वी विल फ्लरिश और हम तो डेवलप कर जाएंगे, ये कर जाएंगे। लेकिन म्यांमार जुंता ने उनके ऊपर केस लगा दिए, तो लोगों को ऐसा लगा कि अब हमारी डेमोक्रेसी दोबारा खतरे में आ गई और हमारा हाल वही हो जाएगा जो पहले जुंता जो गवर्नमेंट चलाती थी उसके टाइम पे था। तो इन लोगों ने सोचा कि लेट्स पिक अप वेपन्स एंड चैलेंज मिलिट्री जुंता। अब मिलिट्री जुंता को चैलेंज करने के लिए बॉर्डर एरियाज़ में और अंदर हिंटरलैंड में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने जो मिलिट्री जुंता के अगेंस्ट लड़ाई करने लग गए। इन ग्रुप्स को बाहर से भी बहुत सारी सपोर्ट मिली। जो आंग सान सूची के जो फेवर में जो लोग थे उन्होंने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी। ये जो मिलिशियाज रेज हुए इन्होंने भी, जो वहाँ के लोकल बिजनेसमैन थे उनसे भी सपोर्ट मिली और इन्होंने हथियार उठा लिए और ये तब से मिलिट्री जुंता के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। बट बिलीव यू मी, मिलिट्री जुंता इस देश को रूल कर रही है। ये मिलिशियाज अपने आप या तो शांत हो जाएंगे या सम डे मिलिट्री जुंता विल डिसाइड एंड फिनिश देम। इनका कुछ होने वाला है नहीं एंड दिस टर्मोइल इज गोइंग टू stay here for some time unless some strong decision is taken by military junta, क्योंकि मिलिशिया कितनी भी इंटीग्रेट हो जाए उनके अकेले के बस की बात नहीं है। लेट्स होप एंड हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आवर बॉर्डर शुड बी सिक्योर्ड, ताकि वहाँ का कोई भी या तो पॉपुलेशन का स्पिल ओवर या फिर वहाँ की कोई भी इंसिडेंट या फिर वायलेंस का स्पिल ओवर हमारे इंडिया की तरफ ना आए। पर वो स्पिल ओवर तो आएगा ही ना, क्योंकि जब पिछले बार बांग्लादेश में जो हुआ था, जब उसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, तो इतना बड़ा एक रेफ्यूजी का जो क्राइसिस हुआ था हमारी तरफ इन्फ्लक्स हो गया था। यहाँ से भी वो इन्फ्लक्स हो सकता है और बॉर्डर्स नहीं हुआ भी है। जब 2021 फरवरी में हुआ तो मेरे आंखों के सामने दैट टाइम आई वाज पोस्टेड देयर, हमने कम से कम एक ही दिन में, जैसे आज अटैक हुआ है, लोगों को मिलिट्री जुंता कंट्रोल करने के लिए कैसे इवनिंग पे हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, उनमें से हस्बैंड को बोला हु आर यू, वो वहाँ का लोकल नहीं था, मतलब लोकल इन द सेंस कि ही वाज फ्रॉम ए नेपाली ट्राइब। नेपाली लोग भी रहते हैं बर्मा के अंदर। उन्होंने हस्बैंड को मिलिट्री जुंता शॉट हिम ऑन हेड, बच्चों को मारा है वहाँ पे। जो इंडिया से बहुत ऐसी इंसिडेंट्स हुई हैं कि मोरे में जो इंडिया का जो लास्ट बॉर्डर टाउनशिप है, वहाँ के तमिल लड़के 3-4 घूमने गए थे, तीनों को पकड़ के मार दिया। अच्छा, इंडियन सिटीजन्स को भी मारा है बहुत सारे वहाँ पे जो गए हैं। तो वहाँ तो, और जो स्पिल ओवर की हम बात कर रहे हैं कि जो वहाँ का लोकल ट्राइब है जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, बामा ट्राइब जो है, अगर उस ट्राइब के लोग नहीं हैं, कुकी जो हैं, जाऊ जो हैं, चिन पीपल आर देयर और नेपाली पीपल आर देयर, कज़न ट्राइब हैं, वो तो प्रॉब्लम में है ही हमेशा। और वो इन्फिल्ट्रेट होके इंडिया में आए भी हैं, बहुत सारे मणिपुर में भी आए हैं और बहुत सारे मिज़ोरम में भी आए हैं। और जो मिलिशियाज हैं, जिनके लीडर्स हैं और जो इन्होंने गवर्नमेंट बना रखी है NUG, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, उनके जितने लीडर हैं या तो वो बॉर्डर में बैठे हैं या फिर मिज़ोरम में बैठे हैं, वहीं से ऑपरेट करें नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट विच इज़ गवर्नमेंट इन एग्जाइल आफ्टर 1 फरवरी 2022। तो प्रॉब्लम तो है और स्पिल ओवर हुआ है। दिस इज द थिंग। तो इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है फिर, क्योंकि स्पिल ओवर तो होगा ही, अब ये बढ़ेगा। सर, रोकने का तरीका तो यही है कि इतने वास्ट अनफेंस्ड बॉर्डर हैं, तो या तो एक प्रॉपर फेंसिंग बनाई जाए जो कि रोके, जो कि हमने JNK में बनाई है। पर वो हम करेंगे नहीं।
लेट्स होप सो। गवर्नमेंट ने जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्टर ने तो इस पे स्टेटमेंट्स भी दी हैं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फेंस अलोंग इंडो म्यांमार बॉर्डर, ताकि ये सब एक्टिविटीज़ रुक जाएं। और उन्होंने पहले जो फ्री मूव है, जो अपने इंडिया और म्यांमार के बीच में फ्री मूव रिजीम है, उसको भी उन्होंने बोला था कि वी विल नॉट रिन्यू इट। करेक्ट। तो लेट्स होप सो हाउ इट अनफोल्ड्स, टाइम विल टेल कि कैसे क्या क्या होगा अभी। पर यहाँ पे जो म्यांमार में एक और चीज़ मुझे दिखती है विच इज़ द चाइनीज़ फुटप्रिंट। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जितना नहीं है उससे ज़्यादा म्यांमार में है शायद। वो किस तरह से इंडिया को अफेक्ट करेगा, बिकॉज चाइना एक ऐसी कंट्री है वो डायरेक्टली आपसे पंगा नहीं ले, बट अलग अलग तरीक़ों से आपको खोखला करने के लिए चाहेगा, अंदर से आपको खोखला करना चाहेगा। एंड दिस कुड बी वन वे कि वो रेफ्यूजीज़ वहाँ से यहाँ पे बहुत इन्फ्लक्स करा दे, या वहाँ से ड्रग्स पंप इन करा दे, वेपन्स पंप इन करा दे। तो उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल करने की बात तो ये है कि डायरेक्टली आप ऐसी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे। वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर बॉर्डर्स, वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर सिक्योरिटी फोर्सेस प्रेजेंस। वही है, आप बर्मा के अंदर तो घुस के ये नहीं बोल सकते कि कौन कौन चाइनीज़ है, बाहर निकलो। ठीक है। और चाइना का रोल है, जैसे पाकिस्तान के साथ वो लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, वैसे ही उनका चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, जो कि यूनान प्रोविंस और शान स्टेट के बीच में रूले मुँह से एक बॉर्डर है, वहाँ से होता है। वो गैस पाइपलाइन भी है एक उनका। गैस पाइपलाइन भी है, और वो नीचे एकदम यंगून तक जाता है। तो मतलब यूनान प्रोविंस से और पूरा उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, जो कि यूनान इसमें नीचे जाके बिल्कुल साउथ में, और इनसे सी रूट से कनेक्ट हो जाता है। उसी तरह सिर्फ यही नहीं है, चाइना का हमेशा एक एजेंडा रहा है कि अगर किसी कंट्री को काउंटर करना हो तो वहाँ पे दे डिप्लॉय देयर पीपल। चाहे आप यूएस की बात ले लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात ले लें, ऑस्ट्रेलिया को तो इन्होंने अंदर से खोखला कर दिया है। चाइनीज़, अगर आप डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो चाइनीज़ स्पाइज ने, चाहे स्टूडेंट के रोल में गए हों, कैसे भी गए हों, इन्होंने खोखला कर दिया गया है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जैसे मोरे टाउनशिप है मणिपुर में, उसके अगेंस्ट में एक तमू टाउनशिप भी है जो कि बर्मा के अंदर है। उस तमू टाउनशिप के अंदर 80% ऑफ द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय चाइनीज़ पीपल, चाइनीज ओरिजिन पीपल, और जो बाकी का 20-30% है, दिस इज कंट्रोल बाय नेपाली पीपल। तो क्लियर एजेंडा दिखता है, वो तो क्लियर एजेंडा है। तो दे हैव देयर एक्सेस टिल 5 किलोमीटर्स टू योर बॉर्डर। तो वो अब ओनली सॉल्यूशन इज that you develop some kind of bonhomie and relation with the country of Myanmar, जो वहाँ पे आज के दिन जो स्टेक होल्डर है विच इज़ म्यांमार जुनता, उनके साथ आपको bonhomie और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, और जो कि हैं भी। और अपने बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अपनी लोकल पब्लिक को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कि वो किसी भी तरह के ऐसे एजेंडा और नैरेटिव से बच सकें। यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा तो फिर I don't think कि as on today there is any suitable solution which will work in these kind of situations. Okay. ये जो आपने बात की कि हमारे लोकल लोगों को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इसके ऊपर हम सर्कल बैक करेंगे बिकॉज ये पॉइंट मणिपुर से कनेक्ट होता है। बट बिफोर दैट एक छोटी सी चीज़ की यूट्यूब पे एक वीडियो था, ORF जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, थिंक टैंक है, उन्होंने एक मणिपुर प्लस म्यांमार का एक डिस्कशन रखा था ऑफ पैनलिस्ट, और उस पर म्यांमार के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ। बट मैं उसके कमेंट्स पढ़ रहा था लोगों का ओपिनियन जानने के लिए। उसमें कई सारे लोग थे जो म्यांमार के थे और उन्होंने कमेंट्स डाले थे। दे वर पिस्ड कि इंडिया क्यों जुनता के साथ में बात कर रहा है इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द पीपल। तो मुझे ये डायनामिक समझाइए कि क्योंकि आप तो वहाँ पे बॉर्डर पे थे, आपको तो पता ही है सब कुछ। तो अगर एज अ कंट्री हम वहाँ की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट होगी, जो भी होगी, उसके साथ में बात करना चाहेंगे, बट अगर लोग उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो उनका एक गुस्सा रहेगा, और गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, लोग तो हमेशा रहेंगे। तो ये डायनामिक्स कैसे प्ले आउट होता है? सर, गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, लोग वहीं रहेंगे, लेकिन बर्मा पे वो एप्लीकेबल नहीं है। ओके 1962 के बाद से जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो आंग सान सूची की सुपरफिशियल गवर्नमेंट आई थी, नहीं तो गवर्नमेंट भी, आर्मी भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, सब वहाँ के मिलिट्री जुनता है। ओके अगर आपको किसी कंट्री के साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे तो उनकी गवर्नमेंट से आप बात करेंगे। म्यांमार की गवर्नमेंट वहाँ की आर्मी ही है।
अब लोगों को, क्योंकि वहाँ के लोकल पॉपुलेशन इतने दिन से सप्रेस्ड है और आंग सान सूची के बाद उनको एक रे ऑफ होप दिखाई दी कि हाँ हम भी डेमोक्रेटिक हो जाएंगे, हम भी ये जो गवर्नमेंट जुनता अंदर ही अंदर इतने सप्रेशन करती है हम भी इनसे फ्री हो जाएंगे। तो उन्होंने वो एक सपना देखा था जो कि सपना चकनाचूर हो गया उनका दोबारा। नाउ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टू डील विद मिलिट्री जुनता। करेक्ट। क्योंकि हमारे देश में ऐसा है कि गवर्नमेंट अलग है, आर्मी अलग है, सिक्योरिटी फोर्सेस अलग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग हैं, सब अलग अलग है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बर्मीज आर्मी, मिलिट्री जुनता, टेटमाडो, वही सब कुछ है, वही भगवान है वहाँ के। और हम तो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे। हाँ, और हम तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे। तो चाहे या अनचाहे वी हैव टू डील विद मिलिट्री जुनता एंड वी हैव टू बी इन टॉकिंग टर्म्स एंड वी हैव टू बी they are supportive wherever they require us। जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, जब दूसरी बात करेंगे हम लोग। आज के दिन तो वही हैं, तो we will deal with them। Exactly। और वहाँ का प्रॉब्लम हमने थोड़ी शुरू किया, वो तो आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स थे। हाँ, इट इज देयर इंटरनल प्रॉब्लम, उनकी इंटरनल प्रॉब्लम हो। इंडिपेंडेंस के बाद से ही इन्होंने इतने ग्रुप और इतने मिलिशिया अंदर क्रिएट कर रखे हैं, तो इट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम ना कि उनके अंदर ये सब हो रहा है। ओके, मेक सेंस। जो मैं मणिपुर से कनेक्ट करना चाहता था, क्योंकि आपने कहा कि हमारी साइड के लोगों को हमें उतना स्ट्रेंथन करना होगा, बट बीच में हमने एक और बात करी, वो जो कज़न ट्राइब्स वाली बात थी, विच इज़ की मतलब जो चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स है, चिन स्टेट्स है, मिजोरम एंड मणिपुर, तो यहाँ पे जितने भी ये ट्राइब्स रह रहे हैं उसमें बहुत सारे कज़न ट्राइब्स भी है एक दूसरे के। आपने एक आई थिंक अरिहंत के पॉडकास्ट पे कहा था कि मेतीस के कुछ जो लोग हैं, ट्राइब्स के लोग हैं, वो उस साइड भी रहते हैं। नहीं, वो कुकी ट्राइब्स हैं। कुकी ट्राइब्स, राइट। इनको जो बोलते हैं, ZO या फिर जोमी, ZOMI। तो जोमी इतने इंटरकनेक्टेड है अगर, तो हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सर, प्रॉब्लम तो ये है कि इंटरकनेक्टेड दे आर इसलिए हैं क्योंकि उधर और पहले ये लोग इंडिपेंडेंस से पहले भी इट इज़ अ स्पिल ओवर। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा गांव है तो इस गली से दूसरा गांव शुरू हो गया। इट इज़ स्पिल ओवर ऑफ ट्राइब एंड बिलीव यू मी, जो हिली पीपल हैं दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड दे आर वेरी वेरी कोहेसिव विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन ट्राइब्स। तो और जो हम बात कर रहे हैं वो है चिन ट्राइब एंड कुकी ट्राइब्स, विच आर दोनों को मिला के हम लोग जो ट्राइब बोलते हैं उनकी। तो और इसीलिए जो हम एफएमआर की बात करते हैं, फ्री मूव रिजीम की, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वी वांट टू मेंटेन द सेंटिटी ऑफ दीज ट्राइब्स, ताकि वो इधर से उधर आ जा सके। नाउ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथनिंग द ट्राइब या फिर हमारे लोकल पीपल को स्ट्रेंथनिंग, दिस स्ट्रेंथनिंग विल हैपन ओनली बाय डेवलपमेंट। सर एक बात बताइए आप मुझे, खुला बॉर्डर है, 5 किलोमीटर दूर तमू है मेरे से, अगर मैं मोरे में रह रहा हूँ, वहाँ टमाटर मुझे 20 रुपये किलो मिल रहा है। यहाँ मुझे टमाटर खरीदने के लिए इम्फाल आना है जो कि 100 किलोमीटर दूर है, मैं कहाँ जाऊँगा? टू क्रिएट, तो मैं अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को तभी स्ट्रेंथन कर सकता हूँ जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट हो जाएगी। अगर मुझे अपने बच्चे को एजुकेशन देनी है, वहीं तमू में पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल है, और यहाँ मेरे पास नहीं है, तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? वहाँ जाएंगे, डेफिनेटली वहाँ जाएंगे। अगर मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो इधर आएंगे क्योंकि खुला बॉर्डर है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कोविड से पहले बहुत सारे बच्चे तमू से इंडिया में पढ़ने आते थे, डेली क्लास लगा के, और पोरस बॉर्डर से वापस जाते थे अपनी। तो अनलेस टिल द टाइम आई डोंट स्ट्रेंथन माई ओन इकोनॉमी, माई ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, माई ओन पीपल, दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू कंटिन्यू। इसके पीछे तो एक ही रीज़न हो सकता है, गवर्नमेंट का विल नहीं है, या और भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? गवर्नमेंट का विल नहीं, गवर्नमेंट के विल के साथ साथ उन लोगों का विल जो वहाँ रह रहे हैं उनका भी विल होना चाहिए। उनका विल नहीं है। दैट इज़ वाई जो हमने शुरुआत में बात की थी ना कि दीज इंटरनल टर्मोइल्स, डिस्टर्बेंस, आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देना, दिस हैज़ टू स्टॉप। Only then Manipur will grow, and growth of Manipur is very very important to maintain our strategic relations and strategic importance intact. अब शायद वो ना मेरे दिमाग में वो पीसेस करेक्ट जगह पे अब फॉल इन हो रहा है, एंड आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी हो रहे होंगे, बिकॉज जितना हमने बात किया उसमें धीरे धीरे अब मुझे चीज़ें वो समझ में आ रही है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, और इसमें अगर एक भी पीस आपने निकाल दिया, या अगर जो एक मैं क्लियर पिक्चर देख पा रहा हूँ, एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा
कोशिश हो रही है शायद कि ये टर्मोइल इसी तरह से चलता रहे सो दैट वहाँ पे डेवलपमेंट ना हो. डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारी जो लोकेश पॉलिसी है वो भी कामयाब नहीं होगी, और वो कामयाब नहीं होती है तो वी ऑल नो कि किसका फ़ायदा है उसमें. चाइना का तो क्लियर फ़ायदा है बिल्कुल. और फिर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम एक्सटर्नली चीज़ें देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, म्यांमार में जो हो रहा है, उसका इन्फ्लुएंस ऑफकोर्स होगा ही हमारे नॉर्थ ईस्ट पे. तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है. इंटरकनेक्टेड इसलिए भी है कि मणिपुर इज़ एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और बर्मा के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है. अगर मणिपुर में आप टर्मोइल क्रिएट करेंगे तो आपका बॉर्डर एरिया डेवलप नहीं होगा. अगर बॉर्डर एरिया डेवलप नहीं होगा तो जो हम अपने स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं और हम जो वहाँ से एक्टिस्ट पॉलिसी की बात करते हैं वो सब नहीं होगी. और इसमें सबका फ़ायदा है. वार इकोनॉमी चल रही है, अगर टर्मोइल होगी तो वेपन इकोनॉमी भी चलेगी. और इसके अलावा जितने भी इलीगल बिजनेसेस जो होने हैं वो भी चलेंगे. सबको जहाँ जहाँ जिनको पैसा मिलना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए, वो सब होगा. मणिपुर में डेवलपमेंट नहीं होगा तो इसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनमें सबका फ़ायदा है, एक्सेप्ट द कॉमन मैन ऑफ मणिपुर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ट्राइब. चाहे वो किसी भी ट्राइब का, उसको छोड़ के. और इसमें सबका फ़ायदा है. ड्रग्स आएंगी तो जो ड्रग वाले हैं उनका फ़ायदा है, हथियार वाले का भी फ़ायदा है. वहाँ से जो अपने नेफेरियस डिज़ाइन और जो NGO से पैसे खा के बैठे हैं उनका भी फ़ायदा है. सिर्फ कॉमन मैन का फ़ायदा नहीं है, जिसके को अच्छे स्कूल मिलने चाहिए, जिसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिसके बच्चे को ग्रोथ करने का, आगे फ्यूचर में आगे बढ़ने का राइट है, वो उन सब को छोड़ के और जो अपने नॉन स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो उन सब का फ़ायदा है. और कॉमन आदमी हर जगह मर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे. करेक्ट. पर ये जो फिर बीच बीच में ड्रोन अटैक्स करवाए जाते हैं, ये कौन करवाता है और क्यों करवाता है, कहाँ से आते हैं ड्रोन्स? नहीं देखिए सर, ड्रोन अटैक्स मैं ये कहूँगा कि इट इज़ वन ऑफ इंसिडेंट. हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, इंसिडेंट से ऐसे नहीं कह सकते. लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि क्या ड्रोन्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, चाहे इंसर्जेंट ग्रुप्स हों, चाहे या फिर लोकल मिलिशिया ग्रुप्स जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अलोंग हैं, तो उनके जो बर्मीज़ मिलिशिया ग्रुप्स हैं उनके पास ड्रोन्स हैं. लेकिन ऐसे लीथल कामाकाजी टाइप ड्रोन नहीं है. किसी ने वन ऑड इंसिडेंट ऐसे की है एंड विच विल बी टेकन केयर. तो मतलब एक इंसिडेंट को इतना हाइप दे देना कि ड्रोन अटैक्स होने शुरू हो गए हैं, वो फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है. मतलब ठीक नहीं होगा. लेट्स सी हाउ फ्यूचर में कैसे अनफोल्ड होता है. ओके. और एक और चीज़ जो आती है कि मतलब रिसेंटली वहाँ से असम राइफल्स को भी निकाल के CRPF अब वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है. इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? असम राइफल्स को क्यों निकाला गया होगा वहाँ से? सर, असम राइफल्स एक ऐसी फोर्स है जो इस देश को इंटैक्ट करने में और नॉर्थ ईस्ट को इंटैक्ट करने के में बहुत बहुत ठीक है. और असम राइफल, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर असम राइफल ने मैती कम्युनिटी के अगेंस्ट, या फिर मैती कुछ लोग थे जिन्होंने हथियार उठा रखे थे, उनके अगेंस्ट ऑपरेशन कर दिया, जो कि एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि कुछ मैती लोग वेपन लेके और कुकी विलेज में जाके और उनको अटैक करने वाले थे. असम राइफल ने रोक दिया. तो सारे मैती बोलेंगे कि ये तो कुकी जो पार्टी है, कुकी गांव वाले हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. अब इधर से कुकी वालों ने कुछ ने हथियार उठाया और मैती गांव पे जाके अटैक कर दिया. तो उसमें कुकी बोलेंगे कि असम राइफल इज़ पार्ट ऑफ, या फिर असम राइफल इज़ फ्रेंड विद वैली पीपल, मैती पीपल. तो असम राइफल तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक स्केपगोट बन गई है. ओके. एंड इट इज़ प्रेजेंट देयर फ्रॉम सेंचुरीज. तो ठीक है, बलि का बकरा बनाना था अपना, जो वही है कि इतने सारे नैरेटिव चल रहे हैं तो उसमें एक नैरेटिव ये भी सही कि असम राइफल इज सपोर्टिंग. नहीं तो कोई भी फोर्स में कितने ऐसे मैंडेटेड नहीं है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो या आर्मी हो, कि यू बी फ्रेंड विद वन साइड और दूसरे को आप ऐसे टॉर्चर करते रहें या फिर उनको फेवर नहीं. असम राइफल हो या दूसरी कोई भी फोर्स हो या फिर आर्मी के यूनिट्स जो भी है, दे आर गिवन सम मैंडेट टू मेंटेन पीस इन दैट एरिया एंड दे आर डूइंग इट. तो वो ऐसे ही एक नैरेटिव क्रिएट करके और प्रेशर बना देना कि असम राइफल इज सपोर्टिंग वन पर्टिकुलर पीपल, तो दिस इज इनकरेक्ट एज ऑफ नाउ. राइट. बट डू यू थिंक CRPF को वहाँ पे अब जो डिप्लॉय किया गया है, उनके लिए वो स्ट्रक्चर समझ पाना, इतने सारे जो लेयर्स है वो समझ पाना और फिर ऑपरेट करना? नहीं, CRPF पहले भी थी वहाँ पे. CRPF पहले भी थी. इट इज़ जस्ट कि बॉर्डर एरियाज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉर्डर गार्ड, उसको BG बटालियन बोलते हैं, बॉर्डर गार्डिंग बटालियन, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असम राइफल की है. नहीं तो वहाँ पे आर्मी भी है, CRPF भी है और बाकी दूसरी स्टेट पुलिस और बाकी जो
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी हैं। ओके, मैं एक लास्ट 2-3 चीज़ आपसे पूछता हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। फर्स्ट, मतलब बहुत बेसिक एक चीज़ है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को भी समझनी चाहिए। एज समवन जिसने मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि वहाँ पे आपने ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी है, ऑन ग्राउंड वहाँ सर्व किया है, वर्सेस कश्मीर, ज़्यादा डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग कौन सा वाला जगह होता है एक आर्मी पर्सन के लिए? सर दोनों चैलेंजिंग होते हैं, मतलब किसी भी आप ऑपरेशनल एरिया में हैं तो चैलेंजेस होते हैं, बस टाइप ऑफ या नेचर ऑफ चैलेंजेस फ़र्क हो जाता है। जैसे कि आप JNK में आज के दिन जाते हैं तो वहाँ पे वैली के अंदर ज़्यादा इंसर्जेंसी है, एक कश्मीर वैली में ज़्यादा इंसर्जेंसी है वहाँ पे, और जिस तरह की आप इंसर्जेंसी तो नहीं कहूँगा मैं, टेररिज्म है प्रॉपर वहाँ पे। और वहाँ पे प्रॉपर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट आते हैं और वहाँ पे वो लोग अर्बन एरियाज़ में बैठते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में होते हैं, और वो आते हैं लोगों को मारने के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारने के लिए। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक हिडन एजेंडा है कि कश्मीर में स्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए, और आग लगी रहनी चाहिए ताकि उनका जो पीछे पर्दे के पीछे जो गेम चल रहा है वो चलता रहे। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है इट इज़ क्रिएटेड बाय आवर ओन पीपल, ओन इन द सेंस कि चाहे वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हो, चाहे कुकी बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हों, तो दे आर आवर ओन पीपल, जिनमें से कुछ फ्रैक्शन या कुछ एक स्पेशल नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि हमें तो अलग स्टेट चाहिए, हम या फिर गवर्नमेंट हमारे राइट्स को सप्रेस कर रही है, हम तो माइनॉरिटी में हैं, ऐसे ऐसे एजेंडाज को लेके चल रही हैं। और वो उनका टारगेट ये नहीं है कि मैं एक मास वो कर दूं, या फिर वो उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि आई वांट टू रेज ए पॉइंट, और मेरा पॉइंट रेज करने का तरीका ये होगा कि आई वांट टू टारगेट सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस में एक आधा टारगेट कर दिया एक साल में, या फिर तो मेजर अगर मैं बताऊं तो मणिपुर की इंसर्जेंसी, दे आर इंडियन पीपल फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वहाँ पे JNK में दे हैव फुल सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान ISI एंड पाकिस्तान आर्मी, एंड दे आर स्पॉन्सर्ड बाय देम टू क्रिएट अनरेस्ट एंड नॉट टू मेंटेन पीस इन कश्मीर। और वो लोगों को भी टारगेट करते हैं, और वो आर्म फोर्सेस को भी टारगेट करते हैं, और वो यहाँ मरने के लिए आते हैं। करेक्ट। तो ये दो मेजर मोटे मोटे हिसाब से, बाकी स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या क्या है वो तो फिर अलग बात है, बिकॉज द ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्ट इट इज़ हाईली लाइकली कि दे आल्सो आर बीइंग सपोर्टेड बाय सम थर्ड कंट्री। करेक्ट। जो आपको लगता है कि मतलब वी आर विद इन अ नैरेटिव वॉरफेयर, एंड दैट टू अ लूजिंग नैरेटिव वॉरफेयर, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ हुआ, बहुत दिनों तक उसकी बात होते रही, सडनली एकदम से फोकस पूरा शिफ्ट होके पूरी दुनिया का मणिपुर पे आ गया एकदम से। तो आपको लगता है कि US ने जो बांग्लादेश में करने की कोशिश की, उनके हाथ से वो पत्ते निकल गए, वो बात निकल गई, अब उनको पता चल गया कि पूरा फोकस हम पे आने वाला है, लेट शिफ्ट द फोकस, मणिपुर पे फोकस डाल दिया? गेम नैरेटिव का ही होता है, और जो जितनी अच्छी कहानी सुनाएगा उतनी ही वो ज़्यादा कहानी बिकेगी। US ने, जैसे शेख हसीना ने भी पहले स्टेटमेंट दी थी कि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इंटरनल टर्मोइल, और जो उनका एक आइलैंड है सेंट मार्टिन आइलैंड है, वो US के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था। तो शेख हसीना ने बोला भी कि ये अपने US अपनी बेस बनाना चाहता है। वहाँ से चाइना ने अपने पत्ते खेले, बाद में इंडिया ने अपने पत्ते खेले, चाहे वो बॉर्डर पे खेले हों या फिर अरकन आर्मी के थ्रू खेले हों या कहीं से भी खेले हों। तो US को पहले ऐसे लग रहा था कि ये तो एक केक वॉक है, और मैं इधर टर्मोइल क्रिएट करके और गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, सेंट मार्टिन आइलैंड मेरे पास आ जाएगा, या फिर मैं अपना वहाँ पे कोई और बेस बना के वो यूनुस को तो बैठा ही दिया था वहाँ पे, ये सब मैं कर दूंगा। लेकिन वो अभी उसके ऊपर उल्टी पड़ गई है बात, क्योंकि ना तो वहाँ पे अनरेस्ट है स्टूडेंट्स का, बांग्लादेश में वो ख़त्म हो रहा है। अब वो पहले शेख हसीना के खिलाफ था, अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मांग रहे हैं। इधर से इंडियन आर्मी ने भी अपने पत्ते खेले, वहाँ से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी अपने पत्ते खेले, जो भी उन्होंने करना चाहिए था। वट एवर काइंड ऑफ स्कूल्स एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स देवर रनिंग, एंड जो भी स्ट्रेटेजिक उनकी प्रेजेंस थी। अब US को पड़ गई है बात भारी की ये तो खेल बिगड़ता दिख रहा है मेरा।
और यहाँ तो दूसरे 2-3 प्लेयर थे, वो भी मुश्किल हो गए, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अब यूएस को लग रहा है कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। तो लेट्स सी, अभी ट्रम्प गवर्नमेंट आई है तो हाउ थिंग्स अनफोल्ड वो। Right. और जो ट्रम्प है, इट इज़ प्रो इंडिया, इट इज़ सेड कि ही इज़ प्रो इंडिया। Yeah. तो वो कैसे अपना गेम खेलता है कि वो यूएस और इंडिया मिलके बांग्लादेश के थ्रू चाइना को काउंटर करते हैं, या फिर पहले बांग्लादेश में स्टेबिलिटी आने के बाद दे एक्सटेंड्स यूएस एक्सटेंड सपोर्ट, या फिर दे आस्क फॉर सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू काउंटर चाइना, या फिर और कोई टेंजेंट अलग ही निकल के यूएस और चाइना ही मिलके और बांग्लादेश और इंडिया के साथ कोई गेम खेल देते हैं। तो वो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। Right. बट डेफिनेटली जो यूएस करना चाह रहा था, ही डिड नॉट सक्सीड इन दिस। ओके, एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट के लिए कि इतनी बात की हमने मणिपुर की, बट व्हाट इज़ द, आपको फ्यूचर क्या लग रहा है कि क्या होगा यहाँ पे अब? क्योंकि एज यू टॉक्ड अबाउट कि वो दोनों ही साइड्स मानने के लिए तैयार नहीं है, एक टेबल पे आके बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो फ्यूचर क्या है फिर? सर फ्यूचर, अगर दोनों वैली बेस्ड पीपल एंड हिल पीपल दोनों आके आपस में डिसीजन लें, चाहे वो खुद बैठ के करें, चाहे वो कुछ मीडिएशन करके कोई अपनी कमेटी बनाए और कुछ ऐसा मैकेनिज्म करें कि उसमें पीस और स्टेबिलिटी आ जाए, या फिर गवर्नमेंट ऐसा इंटरवेंशन करे कि बोथ पार्टीज आर सेटिस्फाइड एंड वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी हो जाए। करेक्ट। अगर ये तो हो गया तो मणिपुर विल फ्लरिश, मणिपुर विल सी लॉट ऑफ डेवलपमेंट। अगर ये नहीं होता है और ये आपस में छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं तो दिस थिंग विल कंटिन्यू एंड मणिपुर विल सफ़र। मणिपुरी लोगों को जो एक रे ऑफ होप चाहिए वो वहाँ नहीं आएगी जब तक आप खुद ही नहीं चाहेंगे। तो कितनी गवर्नमेंट एजेंसीज़, कितनी गवर्नमेंट की जो भी ग्रांट्स आप तक एक्सटेंड करनी है, कितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी ही नहीं अगर आप वो नहीं चाहेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि इफ़ मणिपुर wants to grow and people of Manipur wants to grow, तो उन्हें definitely they have to find some way or other, 2 कदम वो चले 2 कदम वो चल के और आपस में common ground पे some decision has to be taken and this internal violence turmoil has to stop। और अगर ग्रो नहीं करना है तो आप करते रहो, सम थर्ड पार्टी विल कम और किसी दिन आपकी बंदर बाट हो जाएगी, कोई आएगा आपका भी हिस्सा खा जाएगा, आपका भी हिस्सा खा जाएगा और फिर आप देखते रहोगे कि ये क्या हुआ। बट व्हाट इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो जो वहाँ पे हो सकता है? वर्स्ट केस सिनेरियो तो दीज थिंग्स विल कंटिन्यू, इनका जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ जाएगी और कुछ बेगुनाह और गरीब लोग मरेंगे और जो ऊपर लैंड लॉर्ड और किंग पिन जो ड्रग इकोनॉमी, वॉर इकोनॉमी, वेपन इकोनॉमी चला रहे हैं उनको और फ़ायदा होगा। ओके, बट ये तो मतलब आपने एक बहुत ही होपफुल चीज़ की कि ऐसा होना चाहिए, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग किस डायरेक्शन में जा रहा है? सर रियलिस्टिक तो ये है कि आई एम वेरी सेंसिटिव, इमोशनली कनेक्टेड विद मणिपुर। तो मुझे तो सिर्फ होप ही नज़र आ रहा है कि उन लोगों का भला होना चाहिए। दे आर वेरी काइंड हार्टेड पीपल, है ना। तो माय ऑब्जेक्टिव इज़ कि वहाँ का भला हो। और अब इससे तो बुरा क्या ही होगा, दोनों तरफ के बहुत सारे लोग मर गए हैं, 60-70 हज़ार लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। कुछ लोग 2 किलोमीटर दूर घर है फिर भी 1.5 साल से आर्मी के कैंप्स में, पैरामिलिट्री कैंप्स में या रिफ्यूजी कैंप्स बना के बैठे हुए हैं। तो दिस इज़ नॉट दे आर दीज मणिपुरी पीपल या फिर रेसिडेंट्स ऑफ मणिपुर आर मेंट फॉर। दे हैव टू एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन द growth of this nation and they should contribute. So that kind of situation has to be created कि stakeholder from both parties should come and reach a conscious and take a conscious decision कि भाई अभी यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। ये सब जो चल रहा है ना कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, आप यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, मैं यहाँ का, मैं आपके ज़मीन खा जाऊँगा, ये सबसे आगे बढ़ के and we have to think about overall growth and future of Manipur. राइट, ओके। मेजर भरत सिंह, थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के लिए, इस कॉन्वर्जेसन के लिए। मणिपुर के बारे में, म्यांमार के बारे में हमने बहुत बात की, इंडिया के ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, बहुत सारी चीज़ें फिट इन टू द प्लेस हुई मेरे दिमाग में, क्योंकि वो एक इंटरकनेक्टेडनेस अब मुझे क्लियरली दिख रहा है एंड किस तरह से एक्सटर्नल फोर्सेस चाहती है यहाँ पे टर्मोइल ये बना रहे, वो भी क्लियरली दिखाई देता है। एंड आई जस्ट होप, जो आपने बात कही कि वहाँ पे पीस जल्दी आ जाए एंड दोनों साइड्स एक टेबल पे आके बात करें, बिकॉज मणिपुर नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू सेड कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काइंड है। वहाँ का इनफैक्ट जब मैं
कल्चर, आर्ट, सब कुछ देखता हूँ, आई फील वेरी हैप्पी. वो मुझे देख के पता चलता है कि कितने खुश मिजाज लोग हैं. They are beauty in themselves. sir. Yeah, Manipur so is they beauty in deserve themselves. that happiness, peace. And फिर उसी के साथ साथ अगर वहाँ डेवलपमेंट भी हो जाए तो उससे बेटर क्या होगा हमारे देश के लिए ओवरऑल. सो लेट्स एंड ऑन दैट नोट कि एक वहाँ पे पीस जल्दी आ जाए एंड लेट्स प्रे टू गॉड कि वहाँ पे सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए. Thank you so Thank you much. so Thank much for you. this conversation. Thank you.